तो हम बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कैसे कम कर सकते हैं? इन्फ्लेमेशन से वेक टर्म वो मल्टीपल लेयर्स पे आपको परेशान कर सकती है। जितना ही आप अननेचुरल या आर्टिफिशियल फूड खाएंगे उतना ही ज़्यादा वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को एलिवेट करेगा। इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है टेकिंग मैग्नीशियम सप्लीमेंट, और किसको मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेना चाहिए और किसको नहीं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ए मैग्नीशियम फैन। मैग्नीशियम बॉडी में 300 से ज़्यादा जगह पे काम आता है। इट्स ए टॉनिक फॉर योर बोन्स, फॉर योर मसल्स। आई थिंक दैट इज़ द वन ब्लैंकेट सप्लीमेंट आई कैन सजेस्ट फॉर एवरीबडी। और सबसे कॉमन हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है? सबसे कॉमन जो लोगों को पता ही नहीं है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो क्या क्या ऐसे सिम्टम्स है जो वो देख सकते हैं? कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, या फिर फीमेल्स की बात करें तो उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम जो होती है वो उनको देखने को मिल सकता है। प्रॉब्लम ये है कि आजकल जो भी हमारा एस्केप है, एवरीथिंग कंटेंट शुगर, क्योंकि वो आपको एडिक्टिव होता है। यू फील गुड आफ्टर दैट फील गुड फैक्टर इज ए ट्रैप। और व्हाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड, तो आप क्या सजेस्ट करते हो? माई रिकमेंडेशन, ब्रेड इज द वर्स्ट फूड टू टेक, सो डोंट टेक एनी काइंड ऑफ ब्रेड। ब्लैक कॉफी, देखिए ब्लैक कॉफी में तो लिमिट हमेशा होना चाहिए। लास्ट टाइम टू टेक द ब्लैक कॉफी इज 2 PM। ग्रीन टी लेनी चाहिए कि नहीं? आजकल हर्बल ग्रीन टीज काफ़ी आ गई हैं, तो उसमें कुछ कुछ जो है वो कुछ लोगों को सूट नहीं करती, बट जो नेचुरल ग्रीन टी है वो यू कैन कर। क्या वायरल फीवर से निकल आते हो लेकिन 2 हफ्ते तक ऐसा लगता है कि बिल्कुल एनर्जी नहीं है, तो उस टाइम पे क्या लेना? तो वहाँ पे रोल आता है दिल्ली जैसी जगह में क्या हम कर सकते हैं अपने लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? वन थिंग इज कि आपको इम्यूनिटी बूस्ट करना है, दूसरा है कि इम्यूनिटी को बैलेंस करना है। हाय एंड वेलकम टू डिकोडिंग हेल्थ। आज हमारे साथ है डॉक्टर पंकज वर्मा। ही इज़ अ इंटीग्रेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, ऑल्सो अ मेडिकल डायरेक्टर एट अंतारा वेलनेस सेंटर इन मैक्स. He has 15 years of experience. He's finished his MBBS from AIMS and MD from PGI चंडीगढ़. इन्होंने बहुत डिटेल में हमें डाइट के बारे में, लाइफस्टाइल हैबिट्स के बारे में, सप्लीमेंट्स के बारे में समझाया है. आई एम श्योर आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा. हेलो डॉक्टर पंकज, वेलकम टू डिकोडिंग हेल्थ. मैं चाहती हूँ कि ये पॉडकास्ट के द्वारा लोगों को इंटीग्रेटिव मेडिसिन के बारे में पता चले. ओके, एक्चुअली क्या होता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है इंटीग्रेटिव मेडिसिन? Hi doc, first of all thank you for inviting me here. It's really good to be here. Regarding integrative medicine, the meaning word says integrative. So you integrate multiple kind of things, multiple kind of pathy to heal patient from within. आप अंदर से लोगों के रूट कॉज को ठीक करने की कोशिश करते हो. उसमें जो आपका मॉडर्न मेडिसिन है जो उसके साथ में ब्लेंड करते हो, जो आपका एंशिएंट जो आयुर्वेदा या नेचुरोपैथी का जो विजडम है, आपका डाइट का जो विजडम है, उसमें जो आपका नेचुरल जो आपका कॉजेज़ हैं उसको फाइंड आउट करके गट पे आप काम करते हो, मल्टीपल लेयर्स पे आप काम करते हो. तो यू आर गोइंग बियॉन्ड बॉडी ऑन मल्टीपल लेयर्स टू ट्रीट द एक्चुअल कॉज ऑफ डिजीज एंड ट्राइंग टू क्योर और रिवर्स इन द प्रोसेस. तो जब मैं रिसर्च कर रही थी इंटीग्रेटिव मेडिसिन के बारे में, तो मेनली इसमें 3 पिलर्स होते हैं. एक एंटी इन्फ्लेमेशन, मतलब कि इन्फ्लेमेशन कैसे कम किया जाए, फिर एक गट माइक्रोबायोम, और एक हार्मोन को कैसे बैलेंस करा जाए. तो यही 3 होते हैं. these are mainly 3 pillars of integrative medicine, but इसके beyond भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. Most important is your gut and to reduce the inflammation, but उसके पीछे बैकग्राउंड में फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में काफ़ी सारे चेंजेस हमारी बॉडी में चल रहे होते हैं, जिस वजह से वो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में एक डिजीज़ की फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है. तो हम बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कैसे कम कर सकते हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेमेशन का मीनिंग क्या है. इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि आपकी बॉडी में पॉजिटिव केमिकल्स भी हैं, कुछ नेगेटिव केमिकल्स भी हैं. अगर आपकी बॉडी में सिंपल भाषा में समझें तो अगर आपकी बॉडी में कुछ जो नेगेटिव केमिकल्स हैं, जिसको हम TNF अल्फा, IL-1 या फिर आपका जो कॉर्टिसोल है, स्ट्रेस हार्मोन, अगर वो बढ़ गया है तो वो आपकी बॉडी में फिजियोलॉजी के अंदर डिफरेंट लेवल पे, सेल के लेवल पे चेंजेस लेके आता है. तो यू बिकम मोर फटीग. आपकी बॉडी में आपका जो नेचुरल जो आपका हेल्थ है, जो वाइगर है, वो लो हो जाता है, एंड उस वजह से फिर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन के रेस्पॉन्स देखने को मिलता है. तो टू स्टार्ट विद सिंपल सिम्टम ऑफ इन्फ्लेमेशन के आपको बहुत जल्दी फटीग हो जाना, थकान फील होना. आप जो भी आप काम पहले आसानी से कर लेते थे उसमें आपका या तो मन नहीं लगना, या फिर आपका फिजिकली उतना एक्टिवली आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो. तो ये सभी चीज़ें इन्फ्लेमेशन का पार्ट. इन्फ्लेमेशन इज ए वेग टर्म, लेकिन इन्फ्लेमेशन में भी जितनी भी चीज़ें आती हैं वो मल्टीपल लेयर्स पे आपको परेशान कर सकती हैं. अच्छा, तो मुझे थोड़ा सा ये जानना था कि हम इन्फ्लेमेशन को कैसे कम कर सकते हैं, मतलब थ्रू डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस. तो ऐसा कुछ होता है जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट? यस, डेफिनेटली. जैसे 2 टाइप के डाइट, जैसे आपका जो खाना है, जैसे आपने बताया कि जो मेजर पिलर है वो आपका गट है. इवन आयुर्वेदा सेज फ्रॉम लास्ट
सेंचुरीज के आपका गट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जहाँ से आपकी हेल्थ डिफाइन होती है। तो वहाँ पे आपका जो डाइट है वो आपकी बॉडी में जाके क्या इम्पैक्ट करेगा, इट विल इंक्रीज द इन्फ्लेमेशन, तो वो आपका कहलाएगा प्रो इन्फ्लेमेटरी डाइट, या फिर वो आपकी गट में जाके बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा, तो डेट विज कॉल्ड एज एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। तो आपका डाइट सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है कि आप जितना ज़्यादा नेचर के साथ सिंक होके रहेंगे, उतना ही आपका डाइट में वो इन्फ्लेमेशन कम करेगा। जितना ही आप अननेचुरल, अनहेल्दी या जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड या आर्टिफिशियल फूड खाएंगे, उतना ही ज़्यादा वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को एलिवेट करेगा। तो अगर मैं आपको पूछूं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में ब्रेकफास्ट में क्या लिया जा सकता है, लंच और डिनर में, ताकि हमें पता चले कि क्या होता है ये इसका कंपोनेंट, तो थोड़ा सा बता दीजिए। जितना अधिकतर मैं अपने वीडियोस में यही बोलता हूँ कि ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लंच में क्या लेना चाहिए, डिनर में क्या लेना चाहिए। अगर सिंपल सी बात करें तो ब्रेकफास्ट आपकी बॉडी का एक साइकिल उस दिन का सेट करता है। तो आपका ब्रेकफास्ट शुड बी हैवी, शुड बी गुड इन क्वांटिटी, उसमें प्रोटीन्स होने चाहिए, फैट होने चाहिए। टू स्टार्ट विद अल्कलाइन होना चाहिए, यानी आपकी मॉर्निंग की शुरुआत अगर आप अल्कलाइन फूड्स से, यानी आपका फ्रूट्स से अगर करते हैं, जूसेस से या फिर लेमन जूस से आप करते हैं, तो वो आपको बॉडी में आपको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करेगा। वन मोर थिंग पीपल डू बैड इज, और इन ए रॉन्ग वे, कि आप फ्रूट्स के साथ में ब्रेकफास्ट मिक्स कर लेते हैं। आपका जो खाना है वो एसिडिक मीडियम में डाइजेस्ट होता है, एंड हमारे जो फ्रूट्स होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं। तो थोड़ा देयर शुड बी सम गैप इन बिटवीन। आप मॉर्निंग में पहले ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ले लें या अल्कलाइन डाइट ले लें, उसके हाफ एन आवर बाद या 1 आवर के बाद इफ़ यू टेक द नॉर्मल सिंपल सॉलिड कार्ब डाइट, देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। उससे आपका इन्फ्लेमेशन भी कम होगा और आपकी गट का डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। लेकिन अधिकतर लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। उससे क्या होता है कि आपका BMR जो होता है, BMR मीन्स बेजल मेटाबॉलिक रेट है, वो आपका स्लो हो जाता है। एंड स्लो होने की वजह से आपका वेट गेन की टेंडेंसी हो जाती है। यू बिकम वीक, आपका लिथार्जी आपको थ्रू आउट द डे फील होगा। तो टू सेट द टोन, आपका मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट सही टाइम पे लेना, जो आपका टाइमिंग सही है वो बिटवीन 7 to 10 आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। यू शुड नॉट स्किप दैट पार्ट, एंड देन यू कैन टेक लंच वंस यू फील हंग्री नेक्स्ट टाइम। ये भी आपकी बॉडी क्लॉक पे डिपेंड करता है, आपके टाइप पे डिपेंड करता है कि एक ये जो डिक्टम है कि जब आपको भूख लगे, जब यू फील हंगर, तो ही आप खाना लेंगे, तो आपके लिए बेटर है। ओके, तो हम इस सारे कंपोनेंट को ब्रेक करते हैं। जी। फ्रूट्स आपने बोला, तो सारे फ्रूट सेम टाइप के होते हैं या क्या, आप कैसे कैटेगराइज करोगे? अगर मैं बोलूँगी कि 5 ऐसे हेल्दी फ्रूट्स आप बताओ, जी। क्या बोलोगे आप? हाँ, देखो फ्रूट्स के लेके भी बहुत सारे मिथ प्रचलन में है कि जो बाहर से फूड, जो फॉरेन फूड आ रहा है, वो आपके लिए ज़्यादा, ब्लूबेरी है तो वो बहुत ज़्यादा फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। ऐसा नहीं है। जो हमारे नेचुरल जो ग्रेप्स है, अंगूर है, वो भी उतना ही एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। तो जो भी आपके आसपास नेचुरली उगता है, वो आपके लिए जेनेटिकली, आपके एथनिसिटी वाइज, आपका जियोग्राफिक लोकेशन के अकॉर्डिंगली सही होता है। तो आप जहाँ रहते हैं आप उसको फॉलो करें, आप उतना ही उसको खाएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल। सबसे मोस्ट जो हेल्दी फ्रूट्स की अगर आप बात करें, तो उसमें जो आपका पोमेग्रेनेट है, अनार है, एप्पल है, बनाना है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, दे आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। तो यू कैन टेक एनी अमाउंट, जितना आप लेंगे उतना अच्छा है। डॉक्टर बोलते हैं ग्रेप्स में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और वो सब डाल के उगाया हाँ, जाता है, तो हाँ, यहाँ पे ग्रेप्स एक्चुअली इतने हेल्दी नहीं होते, हाँ। या उसको कुछ भिगा के रखना पड़ता है वो सब टॉक्सिन्स निकालने के लिए, तभी जाके आप खा सकते हो। जी। इसमें कुछ ट्रूथ है? बिल्कुल, इसमें भी काफ़ी सारे टूल्स हैं, लेकिन द दिस सेम कंसेप्ट अप्लाई फॉर द फ्रूट्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, क्योंकि वहाँ पे भी प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं टू कीप देम फ्रेश। एंड सिमिलरली एनी फ्रूट्स, जो भी आजकल हम जो फ्रूट्स या फूड जो फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, वो सारे के सारे टॉक्सिक ही हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि ऑर्गेनिकली ग्रोन जितना फ्रूट खाएंगे या फूड खाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। तो डेफिनेटली इन केस अगर आपके फ्रूट्स आपको लगता है कि उसमें पेस्टिसाइड्स की मात्रा है, या उसमें प्रिजर्वेटिव है, या केमिकल का लेयर है, तो उसको आप सिंपल कुछ टाइम वाटर में सोक करके रखिए, या एप्पल साइडर विनेगर में भी आप कुछ टाइम पहले उसको सोक करके रख सकते हैं। उसके हाफ एन आवर में 1 आवर में निकाल के इफ़ यू कैन यूज़ इट, तो डेट विल गुड फॉर यू। क्या करता है एप्पल साइडर विनेगर, क्यों सो करना है उसमें? एप्पल साइडर विनेगर बेसिकली इट्स हाईली एसिडिक। तो आपके जो भी केमिकल जो पील होता है आपका स्किन का, जो फ्रूट का, उसके ऊपर जो लेयर्स होती है केमिकल्स की, प्रिजर्वेटिव की, उसको शेड ऑफ कर देता है। एंड देन यू कैन फील द नेचुरल कलर ऑफ द फ्रूट कमिंग आउट ऑफ इट। और बोलते हैं कि मैंगोज भी, मैंगो सीजन में जो हम मैंगोज खाते हैं उसको भी भिगा के रखना चाहिए, ताकि वहाँ से कुछ वो तत्व निकल जाए, फाइटेट्स।
सो बेसिकली इसके दोनों ही रीज़न हैं। एक तो आयुर्वेदा वाला रीज़न है, दूसरा आपका पेस्टिसाइड वाला रीज़न है। पेस्टिसाइड वाला रीज़न कहता है कि आपके जो भी केमिकल, अगेन जो मैंने बताया कि लेयर्स अगर हैं फाइटेट्स में हैं तो वो आपका क्लियर ऑफ हो जाए, या फिर जो टेंडेंसी नेचुरल होती है मैंगो की, वो इट क्रिएट वार्मथ इन द बॉडी। तो उसको क्लीन करने के लिए, उसको थोड़ा सा डिटॉक्सिफाई करने के लिए, इफ़ यू सोक इन द वाटर फॉर सम टाइम, देन वो आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो थोड़ा-सा कम हो जाता है। ओके, तो हमने फ्रूट्स की तो बात कर ली। फिर उसके बाद जब आप ब्रेकफ़ास्ट खाते हो तो आप क्या रिकमेंड करते हो? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो डाइट में या ब्रेकफ़ास्ट में इंक्लूड होनी चाहिए जो एक्चुअली बॉडी को हेल्प करेगी? जी, देखिए ब्रेकफ़ास्ट में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो हर जगह का ब्रेकफ़ास्ट अलग है। नॉर्थ और इंडिया की बात करें तो 3-4 जी, ऑप्शन। हाँ, तो वहाँ पे जो मैं एडवाइस करूँगा डिपेंड करता है कि आप हेल्दी हैं या आपको बीमारी क्या है, क्योंकि वो बीमारी के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है कि आपका ब्रेकफ़ास्ट क्या होना चाहिए। आइडियली शुड बी गुड इन कार्ब्स, गुड इन प्रोटीन, गुड इन फैट। अगर सिंपल एग्जांपल दें कि अगर आप सिंपल उपमा आप खाते हैं, इडली सांभर है, डोसा है, जो भी इवन सिंपल आप अगर सिंपल पराठा भी खाते हैं तो वो आपके लिए हेल्दी है। मैं पेशेंट्स को ये बोलता हूँ कि अगर आपको चीट करना हो या कुछ अच्छा खाने का मन हो तो यू कैन टेक इन ब्रेकफास्ट। वाई? क्योंकि आपकी बॉडी में मॉर्निंग में एसिड का जो कंटेंट है बॉडी में, और जो आपका डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सबसे ज़्यादा होता है। सिमिलरली इंसुलिन का भी पीक मॉर्निंग में 6 to 9 के बीच में आता है। तो जो भी आप खाएंगे उस समय आपकी बॉडी विल एबल टू डाइजेस्ट ईजीली। तो जब भी आपका कुछ खाने का मन हो, जो कि इंडिया में उल्टा होता है कि हम लोग जो पार्टीज़ करते हैं या जो अनहेल्दी खाते हैं वो नाइट में खाते हैं, जो कि वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द लीवर। तो इसको आप रिवर्स करके जो भी आप पार्टी करें या फिर आपका कुछ अच्छा खाने का मन है, जो भी आपको हेल्दी सूट करता है, ये यहाँ पे भी सूट वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर बॉडी इज़ डिफरेंट। आपकी बॉडी को क्या चीज़ सूट कर रही है वो आपके लिए हेल्दी है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि यू शुड टेक प्रोटीन इन एवरी डाइट, एवरी मील ऑफ योर डे, इट्स गुड बट अप टू सम एक्सटेंट। अगर आपकी बॉडी में उस चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है। सिमिलरली अगर आपकी बॉडी में कोई प्रोटीन सूट नहीं करता है, किसी को वेज प्रोटीन सूट करता है, किसी को डेयरी प्रोडक्ट प्रोटीन सूट करता है, किसी को वीगन प्रोटीन सूट करता है, तो ये हो टू फाइंड योर टाइप कि आपको कौन सा प्रोटीन सूट करता है, उस प्रोटीन को यू कैन ऐड ऑन इन योर डाइट। पोहा क्या ब्रेकफ़ास्ट में हेल्दी है? पोहा इज़ हैवी इन नेचर। तो पोहा हेल्दी है उन लोगों के लिए जो जिन लोगों का वेट ज़्यादा नहीं है, या फिर वो लोग जो ज़्यादा फिजिकली एक्टिव हैं उनके लिए अच्छा है। जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, एसिड रिलीज ज़्यादा होता है, या फिर आयुर्वेदा की भाषा में पित्ता डोमिनेंट पर्सनालिटी है, उन लोगों को पोहा नहीं लेना चाहिए। ओके। और व्हाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड? लोग बोलते हैं कि ब्राउन ब्रेड जो यहाँ इंडिया में मिलता है वो एक्चुअली कलर डाला हुआ है, वो उसमें हाई फाइबर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आप क्या सजेस्ट करते हो, व्हाइट ब्रेड खानी चाहिए कि My ब्राउन ब्रेड? recommendation, bread is the worst food to take. So don't take any kind of bread. It's not, as I said, it's not natural. It's artificially created and processed. तो आप सिंपल जो होल व्हीट जो आपका रोटी होता है, या फिर जो आपका उपमा होता है, सूजी होता है, दलिया होता है, उस फॉर्म में आप ले सकते हैं। और सारडो हेल्दी है कि नहीं? Sardo is relatively healthy. It's fermented, but usually it's the good quality is not available for everybody in India. इट्स लिटिल एक्सपेंसिव Yeah. आल्सो। ओके। और फिर बटर हेल्दी है कि नहीं, और कितनी मात्रा में उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए? As I said, butter is again not natural. It's chemically processed. So ghee is good. Cow ghee is good if it is naturally made. But butter is not healthy. It's harmful. ओके। और चीज़ के बारे में क्या बोलना है आपको? चीज़ हेल्दी है कि नहीं, या कौन सी टाइप की चीज़ आप खा सकते हो? Yeah, again, cheese is again kind of it's not natural. It's artificially created. So some amount of cheese is okay, but more processed cheese is more harmful. सो हमने ब्रेकफास्ट का तो डिस्कस कर लिया, तो अब लंच में क्या क्या ऐसे ऑप्शंस हैं जो लोग ले सकते हैं हु डोंट हैव एनी इशू, जस्ट वांट टू स्टे हेल्दी? उनके लिए क्या ऑप्शंस है ताकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी हो? So lunch is very important meal of your day. तो एज आई सेड, लंच में जो आपका बॉडी का जो जिस समय आपको भूख लगे आप उस समय लंच करें। 10 to 2 का टाइम, 11 to 2 का टाइम आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग बोला गया है, जो कि आपके लंच के लिए अच्छा है। तो लंच में यू शुड टेक गुड क्वालिटी एंड गुड क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि वो आपको बॉडी में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। कार्ब्स जितना कम लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि कार्ब्स लेने से फिर आपको आफ्टरनून में लिथार्जी या फिर स्लीपी फील होता है, तो आपके वर्क में आपको हैम्पर करता है। सिमिलरली अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो भी आप कार्ब्स जितना कम लेंगे उतना अच्छा है। यू कैन टेक गुड क्वांटिटी एंड गुड क्वालिटी फैट आल्सो। तो यू कैन ऐड घी, यू कैन टेक पनीर इफ़ यू वांट,
You can take avocados. All these foods are good. You can take dal. I recommend dal for every person. It's good quality and good natural source of protein. So you can take either. One more thing people do wrongly is के they mix multiple types of grains. आप दाल रोटी भी खा रहे हैं और आप चावल भी खा रहे हैं, तो दोनों बुरा नहीं है, लेकिन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए. तो एक बार में एक ही अनाज खाएंगे तो अच्छा है. तो यू आइदर टेक राइस और यू आइदर टेक चपाती. इन दैट वे इट विल बी गुड. अच्छा, तो अगर मैं पूछूं कि 5 बेस्ट वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, क्या बताओगे आप? 5 sources. Dal is very good. Soya is good. But again, soya is in case के कुछ लोगों को सूट करता है, कुछ लोगों को नहीं करता है. एलर्जिक एक प्रोटीन है. मिल्क इज गुड. एंड जो आपके जो भी नट्स हैं, दे आर वेरी गुड हेल्दी सोर्स ऑफ प्रोटीन. आलमंड्स इज गुड, वॉलनट इज गुड, पिस्ताचो इज गुड. ऑल दीज आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. ओके. और लंच में आप बोल रहे हो कि पहले तो कार्ब्स होनी चाहिए, जितना कम हो सकता है उतना, और ज़्यादा स्ट्रेस प्रोटीन में, और थोड़ा सा उसमें घी भी ले सकते हो. एब्सोल्युटली. तो उसके साथ साथ आप अगर कोई चपाती खा रहा है तो आप क्या रेकमेंड करते हो? मतलब मैदा तो हम बोलते हैं कि नहीं खाओ, तो गेहूं का या ज्वार का, बाजरा का, या ऐसे कुछ है ग्रीन्स जो आप प्रेफर करते हो? Absolutely. I usually recommend for my patient, क्योंकि I see lot of patient of diabetes and obesity. तो वहाँ पे आई एडवाइस कि आपको वीट यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वीट आपका बॉडी में उसका जो टेंडेंसी है वो वेट गेन करता है. इसलिए अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप वीट को अवॉइड करके जो मिलेट्स हैं आपके, जो है चना है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, इनमें से जो भी आपको सूट करता है वो आप ले सकते हैं. मल्टीपल ग्रेन्स को मिक्स नहीं करना चाहिए. भी आजकल मल्टीग्रेन आटा जो चल रहा है वो भी आपकी बॉडी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न एंजाइम्स के पॉइंट पे गट में क्रिएट करता है. तो पहले आप मल्टीपल छोटा छोटा ट्राई करें कि आपको कौन सा सूट कर रहा है आपकी गट को, एंड देन यू कैन स्टार्ट कंज्यूमिंग इट ऑन रेगुलर बेसिस. बट जितना हो सके आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका प्रॉब्लम है डाइट में, आपको बीमारी है, आपको लीवर का इशू है, आपको गट का इशू है, आपको डायबिटीज़ है, आपको ओबेसिटी है, आपको हार्ट का इशू है, then it's better to avoid chapati or wheat, basically wheat chapati for most of the patient. ओके. तो आजकल इंटरनेट पे बहुत ये चल रहा है ग्लूटेन फ्री डाइट. तो क्या आप सबको ग्लूटेन अवॉइड करने के लिए बोलते हो, या जिनको प्रॉब्लम है उन्हीं को अवॉइड करने के लिए बोलते हो? क्योंकि आजकल हर कोई ग्लूटेन अवॉइड कर रहा है. इट्स वेरी क्लियर, जिनको प्रॉब्लम है उन्हीं को ही अवॉइड करना है. अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, कोई आप यू फील हेल्दी, देयर इज नो हार्म इन कंज्यूमिंग इट. सो ग्लूटेन के लोग के 3-4 टर्म्स होती हैं. वन टर्म इज ग्लूटेन सेंसिटिविटी, दैट वी कॉल सीलियक. So that's kind of population in India is only 1%. 100 में से किसी एक को ही सीलियक का इशू होगा या ग्लूटेन से कंप्लीट सेंसिटिविटी या एलर्जी होगी, जिसको हम सीलियक डिजीज बोलते हैं. लेकिन जो ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, इंटॉलरेंस मतलब आपकी गट में जाके वो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा, वो किसी और फॉर्म में आपका मैनिफेस्ट होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस की फॉर्म में मैनिफेस्ट होगा. तो दैट इज अराउंड 20-30%. तो वहाँ पे भी एज आई सेड, अगर आपको दिक्कत नहीं है तो यू कैन कंज्यूम. जैसे फॉर मी, आई यूजुअली टेक wheat chapati. There is no harm in for me. I've done my test also for allergy. I'm not allergic to it. So, but once you are overweight, if अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आपको डायबिटीज़ है, क्योंकि गेहूं का जो है ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी ज़्यादा है, इट्स अराउंड 80-90, तो इट्स ऑलमोस्ट कंज्यूमिंग लाइक शुगर. सो दैट्स वाई, क्योंकि इसलिए टेस्ट में मीठा होता है, इसलिए गेहूं ने टेक ओवर सारे ग्रेन्स को कर भी लिया है, क्योंकि इट लुक्स टेस्टी, इट फील्स टेस्टी. So it's difficult to come out of that addiction. It is again kind of addiction, क्योंकि sticky होता है, आपको habit हो जाती है. तो it's difficult to come out of it. But if you are having any kind of problem, then it's better to avoid it. Okay. अगर मैं मात्रा की बात करूँ तो because it's all about portion control. Yeah. तो कितना राइस लेना चाहिए, कितनी चपाती लेनी चाहिए लंच में? देखिए, अगेन ये डिपेंड करेगा कि आपका बॉडी टाइप क्या है, आप पतले हैं, आप नॉर्मल वेट हैं, आपकी टेंडेंसीज क्या हैं, आपकी बीमारियां क्या हैं, उस पर डिपेंड करता है. बट यूजुअली जितने में आप सेटाइटी फील करें उससे थोड़ा सा कम लेना है. वी ऑलवेज से कि आपके जो स्टमक है उसको 80% तक ही फुल करना है, कंप्लीट फुल नहीं करना है, क्योंकि जो फंडस में गैस होती है वो स्पेस उतना हमें चाहिए टू मिक्स द फूड प्रॉपरली, टू डाइजेस्ट द फूड प्रॉपरली. तो जितनी, अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 3 खाइए, अगर आपको 3 का भूख है तो आप 2 खाइए. इन दैट वे यू विल फील बेटर. एंड वन मोर थिंग टू ऐड कि इमीडिएटली खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है, ताकि आपका फूड एसिडिक मीडियम में डाइजेस्ट हो सके, और जो आपका, हम आयुर्वेदा में बोलते हैं जठराग्नि, जो आपकी अग्नि है वो मंद ना हो, वो शांत ना हो जाए.
और बिटवीन मील्स ले सकते हो, खाना खाते खाते पानी Yeah, पी you can सकते हो? take in sip form, sip by sip you can take. लेकिन कोई लोग बोलते हैं कि आप ज़्यादा पानी पियोगे तो फिर खाना कम खाओगे तो एक्चुअली वेट लॉस में तो वो हेल्प करेगा, ऐसा Yeah. कुछ है? हाँ, अगर आपको पानी पीना है तो आप खाना खाने के, अगर आप इफ यू वांट टू डू वेट लॉस, खाना खाने के पहले आप पानी पिएंगे तो आपको हेल्प करेगा। 15 मिनट पहले, 5 मिनट पहले भी पानी पिया, उसके बाद गैप देके, क्योंकि पानी को पेट से निकलने में 20 मिनट लगते हैं। तो 10-15 मिनट के गैप के बाद यू कैन टेक योर फूड आफ्टर, बिफोर, मतलब ऑलवेज टेक वाटर बिफोर हैविंग द फूड इफ यू वांट टू लूज वेट। और डॉक्टर, योगर्ट इज सपोज टू बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स, या तो आपका योगर्ट, ग्रीक योगर्ट, कर्ड में क्या राय है? Yeah, as I said, everything is not meant for everybody. So yogurt is good by nature, but it's not good for patients who are diabetic because it increases insulin resistance. ठीक है. Similarly, इसका टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है. बेसिकली अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ये आपकी बॉडी में, इफ़ यू अंडरस्टैंड वात पित्त कफ, हमारी हर इंसान की जो बॉडी होती है वो 5 एलिमेंट्स से मिलके बनी होती है: जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। तो उसमें से हर एक का जो प्रपोर्शन है एलिमेंट्स का, वो हर एक की बॉडी में अलग अलग होता है। तो अगर आपकी बॉडी में एयर कंपोनेंट और स्पेस कंपोनेंट, ईथर कंपोनेंट ज़्यादा है, तो आपकी बॉडी वाता टाइप में आएगी। अगर आपकी बॉडी में हीट, अर्थ एंड फायर, वाटर एंड फायर कंपोनेंट ज़्यादा है, तो आपकी बॉडी पित्ता में आएगा। एंड अगर आपकी बॉडी में अर्थ कंपोनेंट एंड वाटर कंपोनेंट ज़्यादा है, यानी सॉलिड कंपोनेंट ज़्यादा है, तो आपकी बॉडी कफा में आएगा। आजकल जो डिजीजेस हम देखने को मिलती हैं, जो कि आजकल ज़्यादा हो रही हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड, इट इज़ कॉल्ड डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, ये सब कफा डोमिनेंट पर्सनैलिटी में आती हैं, यानी आपकी बॉडी में फैट या सॉलिड कंपोनेंट बढ़ गया है। तो अगर आपकी, तो ये जो प्रकृति हम इंसान की बोल रहे हैं, यही एक प्रकृति सब खाने की भी होती है। हम जो भी खाना खाते हैं वो आपकी बॉडी में वात को इंक्रीज करेगा या पित्त को इंक्रीज करेगा या कफा को लो करेगा। उसका इम्पैक्ट बॉडी में जो हम डिसाइड करते हैं वो उस फॉर्म में आता है। तो यानी अगर हर एक खाना, जैसे हमने बोला कि कोई चीज़ आपकी बॉडी में ड्राइनेस इंड्यूस करेगा, कोई आपकी बॉडी को हाइड्रेट करेगा, जैसे हम बोलते हैं वाटरमेलन इज़ गुड फॉर हाइड्रेशन। सिमिलरली जो आप ज़्यादा ड्राई कोई चीज़ खाते हो तो आपकी बॉडी में ड्राइनेस लेके आएगा। सिमिलरली जो कफा है वो आपकी बॉडी में फैट का जो मात्रा है उसको बढ़ाएगा, एंड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाएगा, एंड आपका बॉडी में हीट को बढ़ाएगा। तो ये अल्टीमेटली कफा को रेज करेगा। लेकिन जो अगर आपका जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो आपका वाता है, यानी आप दुबले पतले हैं, आप फिजिकली एक्टिव हैं, तो आपको कर्ड लेना चाहिए। इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक, बट इफ़ यू वांट टू टेक प्रोबायोटिक देन यू कैन रिप्लेस दैट कर्ड विद सिंपल बटर मिल्क, जो हम छाछ बोलते हैं, वो छाछ आप ले सकते हैं, क्योंकि उसको, वो फैट को रिमूव करके फिर उसका जो पानी होता है उसमें जो आपके प्रोबायोटिक्स हैं, जो बैक्टीरियल फ्लोरा है, वो आप यूज़ करके उस छाछ को आप यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी बॉडी को हार्म नहीं करता है, वेट गेन नहीं करेगा। तो हमने अब ब्रेकफास्ट और लंच कवर कर लिया, अब जी। डिनर। तो आइडियल डिनर जो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है उसमें क्या क्या खानी चाहिए, क्या नहीं? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट कि आपका डिनर का टाइमिंग क्या है। जो नेचुरल, जो एज आई सेड कि इंसुलिन का पीक बॉडी में 3 बार आता है, मॉर्निंग 6 to 10 के बीच में, एंड देन आफ्टरनून 12 to 2 के बीच में, एंड इवनिंग में 6 to 8 के बीच में। आपकी बॉडी में आफ्टर 8 o'clock, बिकॉज ऑफ द सन एंड मून साइकिल, आपका जो हार्मोन लेवल है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, इंसुलिन है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है आफ्टर 8 or 9। तो अगर आपका डिनर कंज्यूमिंग, जो कि आजकल सबका लेट होता है, अगर आपका वो लेट है, तो आप खाना उस टाइम पे खा रहे हैं जब आपकी बॉडी को वो नहीं पचेगा। और अगर नहीं पचेगा तो पूरी रात लीवर को एंजाइम्स एंड एसिड रिलीज़ करना पड़ेगा, बाइल रिलीज़ करना पड़ेगा। तो पूरी रात आपका लीवर एक्टिव रहेगा, जिससे आपका लीवर इन्फ्लेमेशन कॉन्स्टेंटली आपकी बॉडी में हो जाता है। वो टॉक्सिन्स फिर आपकी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, जिसकी वजह से फिर आपका जो आउटकम है, दैट इज़ कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिस वजह से फिर आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या फिर पीसीओडी ये सब देखने को मिलता है। तो डिनर टाइम पे करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माई डिनर टाइम इज़ 6:30, तो आई यूजुअली टेक डिनर अराउंड 6, बट इफ़ यू कैन टेक अराउंड बिफोर 8 दैट इज़ ऑल्सो फाइन। तो ट्राई करें जब भी, जिसके पास ऑप्शन है। कुछ लोग जॉब में हैं, अगर लेट घर आते हैं तो वो बहुत ही हल्का खाना खाएं। प्रॉब्लम ये है कि आजकल जो भी हमारा कल्चर है उसमें हर इंसान लेट खाना खाता है। हमारी सारी पार्टीज़ लेट होती हैं, चाहे वो वेडिंग की हो, अभी वेडिंग सीजन चल रहा है, या फिर कोई भी हमारी पार्टीज़ होती हैं, तो हम लेट ही खाना खाते हैं और हैवी मील लेते हैं। मल्टीपल हैवी मील्स को कंज्यूम करते हैं। वी टेक अल्कोहल, वी टेक नॉन वेज, वी टेक पनीर, वी टेक ऑल dal makhni, everything basically. So if you take heavy meal at night, it will definitely harm you in long run, not in one day, but try to avoid that. Regarding content, as I said, dinner should be protein free. It should be very minimally protein, क्योंकि
होता क्या है कि हमारी बॉडी में रात को, जो आपने सुना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो हम आजकल काफ़ी ज़्यादा फैशन में है, उसका जो बेसिक मकसद क्या है? उसका मकसद है कि आपका लिवर डिटॉक्स हो सके रात को, आपकी बॉडी को हीलिंग का टाइम मिल सके। जब भी हम स्लीप मोड में जाते हैं रात को सोने के लिए, हमारी बॉडी सारे फंक्शंस को क्लोज करके नेचुरली बॉडी को डिटॉक्स करना चालू करती है, और फिर आपकी बॉडी में लाइसोसोमल एक्टिवेशन होता है जो कि ऑटोफेजी को इंड्यूस करता है। ऑटोफेजी का मतलब क्या है? खुद को खाना। यानी बॉडी जब हीलिंग मोड पे जाती है तो आपके बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको खाने लगती है, और इस तरह से बॉडी में आप रात को हीलिंग में आपकी बॉडी से सारी गंदगी अपने आप साफ होती है। लेकिन वो कब हो पाएगी? जब आपकी बॉडी रेस्ट पे जाएगी। और बॉडी रेस्ट पे कब जाएगी? जब आपकी गट में, इंटेस्टाइन में कोई फूड डाइजेशन करने के लिए नहीं होगा। यानी जब आप सोने जाएं तो आपका सारा खाना डाइजेस्ट हो चुका हो। तो यूजुअली अगर आप 10 से 11 बजे सोने जाते हैं, क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करने में नॉर्मली 3 टू 4 आवर्स लगता है, तो अगर आपने खाना 7 बजे खाया है तो वो आपका 10 बजे तक पच जाएगा, देन यू कैन गो फॉर स्लीप। अगर आपने खाना 8 बजे खाया है और आप 11 बजे सोने जा रहे हैं तो 11 से आपका लिवर डिटॉक्स स्टार्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ जो मेडिसिन होता है, आपका लिवर डिटॉक्स का हमारी बॉडी में हर एक टॉक्सिन्स को क्लियर करने का टाइमिंग है। तो लिवर डिटॉक्स का जो टाइमिंग है चाइनीज़ मेडिसिन्स के अकॉर्डिंग 11 टू 1 गॉल ब्लैडर का है और 1 टू 3 लीवर का है। तो रात को 11 से 3 हमारी नेचुरली लिवर की हीलिंग होती है, और लिवर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन वी ऑल नो, जो आपकी बॉडी में सारा एनर्जी प्रोसेसिंग, हार्मोन्स का प्रोसेसिंग करता है। तो उस पॉइंट से अगर आप अपनी बॉडी को डेली रिजुविनेट करना चाहते हैं, डेली नेचुरली हील करना चाहते हैं, तो डिनर हल्का होना बहुत ज़रूरी है। तो डिनर में यू कैन टेक कॉम्प्लेक्स कार्ब, यू कैन टेक माइल्ड अमाउंट ऑफ फैट, यू कैन टेक माइल्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन नेचुरली डाइजेस्टेड फॉर्म लाइक सत्तू। यू कैन टेक सिंपल सत्तू। इवन इफ यू वांट टू टेक आउटसाइड प्रोटीन, प्रोटीन शेक यू कैन टेक, क्योंकि प्रोटीन आपका वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फॉर्म में है, आपको डाइजेस्ट बॉडी को नहीं करना पड़ेगा। तो दोज हु आर गोइंग जिम एट लेट एट नाइट, वो वहाँ पे आने के बाद रात को एग्स लेते हैं, नॉन वेज लेते हैं, कि जस्ट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन, सो दैट्स हार्मफुल। तो इफ़ यू वांट टू टेक प्रोटीन, टेक इन द डे टाइम, ब्रेकफास्ट में ले लें या फिर लंच में ले लें। लेकिन नाइट में इफ़ यू वांट टू टेक प्रोटीन, टेक इज सिंपल डाइजेस्टिबल फॉर्म विच इज़ ऑलरेडी डाइजेस्टेड, लाइक सत्तू है, प्रोटीन शेक है। दीज थिंग्स आर कैन बी टेकन ड्यूरिंग वाइल हैविंग डिनर और आफ्टर डिनर यू कैन टेक। ऐसे कुछ होता है नाइट शेड वेजिटेबल्स, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स जो इन्फ्लेमेशन कराता है बॉडी में? देखिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड आप, हैवी मील आप नाइट में लोगे तो वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा, क्योंकि नाइट में आपकी मशीन एक्टिव है टू डाइजेस्ट दैट फूड। तो जो भी ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई वेजिटेबल नहीं होता, जैसा कि लेकिन बैंगन करेला या नहीं लेना, ऐसा या कुछ है? तो जो भी आपके पचने में जो हैवी हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स फाइबर की मात्रा ज़्यादा है, वो जिसमें सेल्यूलोज की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि अगेन जो इवन सैलाड भी है उसको भी आपको पचाना पड़ता है। तो जो भी आपका क्रूसीफेस वेजिटेबल्स हैं, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, बैंगन है, ये सब आपके थोड़े से पचने में टाइम लगाते हैं, तो इसलिए उनको नाइट में अवॉइड करने का एडवाइस किया जाता है। तो आप ये बोल रहे हो कि बेसिकली कुछ भी ऐसा वेजिटेबल फ्रूट नहीं होता जो सबको अवॉइड करनी चाहिए या सबको खानी चाहिए। अपने बॉडी के टॉलरेंस के हिसाब से, डाइजेशन के हिसाब से, कैसा वो आपको फील कराता है वो खाने के बाद, उसके हिसाब से यू शुड गो बाय दैट। तो क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरनेट में चल रहा है कि सबको एक टाइप का ही डाइट खाना है, जो खाना खा के आप बड़े हुए हो वही आप कंटिन्यू करोगे तो दैट वर्क्स। देखिए, ईश्वर ने हर इंसान को अलग बनाया है, हमारा जेनेटिक्स सबका अलग है, हमारे फिंगरप्रिंट सबके अलग हैं, हमारे सिग्नेचर सबके अलग हैं। तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो फूड की है वो भी सबकी काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज और स्पेसिफिक है। तो जब भी हम पेशेंट हमारे क्लिनिक पे देखते हैं तो हम उसका पर्सनलाइज्ड उसका डाइट बनाते हैं, उसको पहले उसकी प्रकृति, उसका नेचर आइडेंटिफाई करते हैं कि उसका आयुर्वेदिक नेचर क्या है, उसका उसका लाइफस्टाइल पैटर्न क्या है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपका फाइनेंशियल लेवल क्या है, आपका एजुकेशन लेवल क्या है, आपका एथनिसिटी क्या है, आपकी ज्योग्राफी क्या है, मल्टीपल लेवल पे चीज़ें काम करती हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा, हर इंसान का कोई भी एक ब्लैंकेट गोल्ड स्टैंडर्ड डाइट नहीं है। जो भी है वो आपको खुद के लिए चूज करके ओवर द पीरियड यू रियलाइज कि हाँ, दिस इज गुड फॉर मी, दिस इज नॉट गुड फॉर मी। एंड दो चीज़ें हैं, एक तो सेंस होता है कि खाने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, यू कैन ऑलवेज सेंस। अगर आप थोड़े से भी सेंसिटिव हैं, यू कैन ऑलवेज सेंस कि इसको खाने के बाद मुझे कैसा लग रहा है। दूसरा, उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में आपको कैसा दिख रहा है। आर यू गेनिंग वेट, आर यू लूजिंग वेट, आर यू फीलिंग एनर्जेटिक, आर यू फीलिंग लिथार्जिक। तो ये सब तरीके से, एंड
with, of course, with doctor guidance, you can identify what is the right kind of food and what kind of right proportion of carbs, fat and protein for you. आजकल बहुत चर्चा होती है जीएमओ फूड की, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहता है बॉडी में? देखिए, अगर हम बात करें जीएमओ की, पहले जो हम वीट खाते हैं उसमें 14 क्रोमोसोम्स हुआ करते थे, आज वो 46 के ऊपर हैं। तो एवरी ग्रेन इज हाइब्रिड नाउ, एवरी ग्रेन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। सो ये जो चेंजेस हमारे लास्ट 50 ईयर्स में हुए हैं इन टर्म्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जो कि रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हमारे इंडिया में 1970 के बाद आया, ये एज कम्पेयर टू ह्यूमन रिवोल्यूशन बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो हमारी बॉडी अभी तक इस चेंज को पूरी तरह से अडेप्ट नहीं कर पाई है। क्यों? क्योंकि ये जो चेंजेस, म्यूटेशंस जब होते हैं जेनेटिक्स में, तो हमारी बॉडी को एडजस्ट होने में भी सेंचुरीज लगती हैं। लेकिन ये जो फास्ट पेस चेंजेस हुए हैं, ये एडेप्टेबल नहीं है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए, एंड इसलिए वो आपकी बॉडी को नुकसान करते हैं। नुकसान इन द सेंस कि आपकी बॉडी में वो इन्फ्लेमेशन या एलर्जिक रिस्पॉन्स दे सकते हैं। एलर्जी में भी दो टर्म यूज़ होती हैं, एलर्जी और इंटॉलरेंस। कुछ का इफेक्ट आपको इमीडिएटली दिखेगा, कुछ का इफेक्ट आपको बाद में किसी और फॉर्म में दिखेगा, या तो गट में, या फिर आपका डायबिटीज़ या एलर्जी स्किन, जैसे यू आर डर्मेटोलॉजिस्ट, तो स्किन एलर्जीज़ के फॉर्म में दिखता है, रैश के फॉर्म में दिखता है, इचिंग के फॉर्म में दिखता है, सिंपल ब्लोटिंग के फॉर्म में दिखता है, गैस्ट्रिक ट्रबल के फॉर्म में दिखता है, फैटी लीवर की फॉर्म में दिखता है, डायबिटीज़ लॉन्ग रन में दिख सकता है, आपके गट में जो भी इन्फ्लेमेटरी हैं, पाइल्स, हेमरॉइड्स की फॉर्म में दिखता है। तो देयर आर मल्टीपल पाथवेज जिसके थ्रू वो मैनिफेस्ट कर सकता है, एंड ये किसको कितना उसका रिएक्शन होगा, दैट नोबडी कैन प्रिडिक्ट। तो जीएमओ क्या सबको अवॉइड करनी चाहिए? First of all, it's practically impossible to avoid because it's in everything. Whatever food or kind of fruit you consume, it's everything is hybrid or genetically modified. But yes, as much if you want, you can choose organically grown food and vegetables that will be good for you. इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपका क्या राय है? So that's a very good question you asked, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे इतने सारे मिथ्स प्रिवेलिंग हैं इसके रिगार्डिंग। व्हाट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग? दो टर्म है, इंटरमिटेंट एंड फास्टिंग। ऐसी फास्टिंग जो आप कुछ टाइम के लिए कर रहे हैं, और फास्टिंग का मतलब यू आर नॉट टेकिंग एनी फूड थ्रू माउथ दैट टाइम। सिंपल सा अगर हम बात करें तो उसका मीनिंग ये निकल के आता है। ये काफ़ी ज़्यादा अभी फैशन में आई है। आफ्टर 2018 वन जापानीज साइंटिस्ट गॉट नोबेल प्राइज विद दैट, एंड आई हैव स्टार्टेड इन माई प्रैक्टिस सिंस दैट। आई एम यूजिंग इन कैंसर पेशेंट्स आल्सो एंड विद वेरी गुड रिजल्ट विद इंटरमिटेंट फास्टिंग। लेकिन इसका जो तरीका है वो हम अगेन, क्योंकि हमारी हैबिट है कि हम हर चीज़ में वेस्टर्न ट्रेंड्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जो उसका टाइमिंग है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई सेड रिगार्डिंग डिनर, हमारा जो नेचुरल डिटॉक्स होता है वो कब होता है? नाइट में। तो हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग भी नाइट में करनी है। तो जो सिंपल कंसेप्ट है कि सनसेट से लेके सनराइज तक आपको कुछ नहीं लेना है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो 6 PM to 6 AM? 6 p.m. to 6 p.m. या फिर 7 p.m. to 7 a.m. you can take. If you want to extend, then you can go up to 9, up to 10 a.m. But don't go beyond this because, as I said, don't miss your breakfast. अधिकतर लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग जो स्टार्ट कर रहे हैं, people are starting at 9 and finishing at 2. They are skipping their breakfast, they are skipping their lunch, and that's very, very bad for the body because it can precipitate your gallbladder stones, first of all, because you're not taking food when you're hungry, because your liver already started releasing bile, gallbladder started pushing out the bladder, but there is no requirement, and ultimately it got stuck in the gallbladder, that which lead to gallstone in the body. And not only gallstone, ultimately it leads to multiple blockages in the body. So fasting should be done under guidance first of all. इसके multiple levels होते हैं। एक लेवल आपने बताया 12-12 का, 12-12 का, 14-12 का, 16-12 का, 16-8 का, सॉरी। तो ये सिमिलरली एक हो गया कि आप एक दिन कंप्लीट फास्टिंग कर रहे हैं। फास्टिंग में भी फिर फास्टिंग किस तरह की फास्टिंग आप करते हैं? वाटर फास्टिंग कर रहे हैं, या फ्रूट फास्टिंग कर रहे हैं, या वेजिटेबल फास्टिंग कर रहे हैं, या सूप फास्टिंग कर रहे हैं, या फिर ग्रेन फ्री डाइट सिंपल जो होती है वो आप ले रहे हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर प्रकृति कि आपकी बॉडी की नेचर क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आपको फास्टिंग करनी चाहिए। तो फास्टिंग शुड बी डन अंडर गाइडेंस, क्योंकि वो नॉर्मली एक लेमन को नहीं पता होता है कि हमें कब तक करनी है। मोस्ट इफेक्टिव जो होती है वो अप टू 72 आवर्स अगर आप करेंगे, जैसे कि हम कैंसर में यूज़ करते हैं, तो कंप्लीटली लाइसोसोमल एक्टिवेट होने के लिए, ऑटोफेगी के कंप्लीट प्रोसेस को
रिवोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए एंड ख़त्म करने के लिए 72 आवर्स चाहिए होते हैं। तो अगर आप प्रॉपर फास्टिंग इफ़ यू आर डूइंग फ्रॉम डिटॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू to reduce insulin resistance, to reduce cancer cells in the body, then you can do it for 72 hours, but should be under guidance. क्योंकि वहाँ पे फिर आपको मेडिसिन भी बंद करनी होती हैं, शुगर चेक करना होता है, बीपी चेक करना होता है, सॉल्ट इंटेक कितना है, वो सब देखना होता है। तो खुद से घर में बैठ के इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करें, स्पेशली बिल्कुल नहीं अगर करनी आपको चाहिए। डायबिटीज हाँ, हाइपरटेंशन है तो बिल्कुल हमेशा कंसल्ट करके ही करें। एग्जैक्टली जो बेसिक जो आप कर सकते हैं वो है आपका 12-12 सनसेट टू सनराइज। एक चीज, क्या इम्यूनिटी बूस्टिंग नाम की कुछ चीज होती है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो कैसे काम करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इज आपका नेचुरल डिफेंस टू एनी काइंड ऑफ पैथोजन, टू नेचुरल डिफेंस टू एनी काइंड ऑफ डिजीज। आपकी रेजिलियंस कितनी है, आपका रेजिस्टेंस कितना है टुवर्ड्स एनी डिजीज, वो ये बताता है। बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आजकल जो हमारा सन एक्सपोजर ख़त्म हुआ है, हम एवरीबडी इज वर्किंग इंडोर्स, everybody is low in vitamin D. That's a huge biggest reason of poor immunity in our daily life. Another reason is poor exposure to natural things. That's why allergies has become more very, very common. Our hygiene trend, our pesticides, our frequent hand washing, that may also impact your immunity, because you are naturally not get used to that natural flora or unhealthy flora of the soil. And that is also a big reason of vitamin B12 deficiency nowadays. So regarding immunity boost करने के लिए जो सबसे अच्छा सोर्स है, मैंने आपको बताया विटामिन डी एंड विटामिन सी। तो जितना आप विटामिन सी हाई डोजेस में लेते हैं आपको वो हेल्प करेगा। किस फॉर्म में लेना आप प्रेफर करते हो? एज आई सेड सिंस बिगनिंग, जितना नेचुरल फॉर्म में लेंगे, जितने फ्रूट्स आप लेते हैं उतना अच्छा है। लेकिन अगर आप फ्रूट्स नहीं ले पा रहे हैं या अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल विटामिन सी की सिंपल टैबलेट्स भी ले सकते हैं। एंड सिंपल नींबू पानी अगर आप पियेंगे वो भी इज फुल ऑफ 1 लेमन इज सफिशिएंट टू फॉर 1 डे रिक्वायरमेंट। One full lemon. 1 full lemon is sufficient, 1 full orange is sufficient, 1 guava is sufficient, even 1 apple is sufficient. क्या आप सप्लीमेंट्स में बिलीव करते हो? Absolutely. तो किसको लेनी चाहिए? खुद से लेनी चाहिए? क्या डोसेज में लेनी चाहिए, या हमेशा एक फिजिशियन को कंसल्ट करने के बाद ही लेनी चाहिए? देखिए आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है, पहली बात तो उसमें टर्म आता है बैलेंस डाइट। अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो सप्लीमेंट की ज़रूरत हम बोलते हैं कि नहीं होती है। लेकिन नथिंग इज़ बैलेंस इन दिस वर्ल्ड। हम 12 घंटे आप जॉब्स के लिए घर से बाहर हैं तो बैलेंस डाइट तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। और आजकल का जो हमारा खाना है, आप ये सोचिए कि जो सॉइल 1000 लोगों का खाना बनाने के लिए उपजी है, उसमें आप 10,000 लोगों का खाना आपका क्रिएट हो रहा है, तो उसमें नेचुरली जो विटामिन्स की मिनरल्स की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए विटामिन सप्लीमेंट्स मिनरल्स अलग से लेना बहुत ज़रूरी है। इन इंडिया आई सी एटलीस्ट 50 to 100 पेशेंट पर डे। तो उसमें शायद ही कोई 1% पॉपुलेशन होती जिसका विटामिन लेवल नॉर्मल दिखता है। ऑलमोस्ट 99% पेशेंट इवन सिटिंग हियर आर डेफिशिएंट in natural vitamins like vitamin D, vitamin C, vitamin B, vitamin B12, and these are very ये आपका मेन है जहाँ पे आपकी इम्यूनिटी लाई करती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपको अलग से लेने में भी आपको फ़ायदा है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी इतना ज़्यादा मीडिया में बॉम्बार्डमेंट है, न्यूट्रास्यूटिकल्स का मार्केट इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो वी डोंट नो कि हमारे लिए कौन सा लेना चाहिए, कितने लें, क्योंकि बहुत सारे आ गए हैं। कोई कहता है विटामिन सी लो, कोई कहता है विटामिन डी लो, कोई बोलता है ओमेगा 3 लेना चाहिए, मैग्नीशियम लेना चाहिए, कैल्शियम लेना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ पिल्स ही पॉपअप करते रहें, खाना ना खाएं। तो उसको कस्टमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी के लिए 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हैं जो कि आप लेने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि वो डेली लेने चाहिए, काफ़ी विटामिन ऐसे हैं जिसको आप मंथली या वीकली भी लोगे तो काम चल जाता है, तो वो लेना चाहिए। तो विटामिन डी तो हम यूजुअली वीकली देते हैं जी। विटामिन सी आप बोल रहे हो फ्रूट्स में लो तो बेस्ट है। विटामिन डी के क्या नेचुरल सोर्सेज है जो इंक्लूड कर सकते हैं जो लोग डेफिशिएंट हैं? एज आई सेड विटामिन B12 एंड विटामिन डी के कोई प्रैक्टिकली नेचुरल सोर्सेस नहीं है अवेलेबल। कुछ कुछ सोर्सेज हैं जैसे कि नॉनवेज में हम बोलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जैसे विटामिन B12 की हम बात करें, विटामिन B12 हमारे जो पेट में गट में जो फ्लोरा है, हेल्दी फ्लोरा है, वो सिंथेसाइज करता है। लेकिन वो हेल्दी फ्लोरा अब पहुंचता ही नहीं है। अगर हम बात करें तो 30 साल पहले B12 डेफिशिएंसी नहीं थी। अगर आप गांव में जाएंगे तो आपको शायद वहाँ पे ना मिले, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी का कीड़ा आपके पेट तक पहुँच पाता है।
लेकिन अब वो मिट्टी का हेल्दी फ्लोरा बिकॉज ऑफ डिसकनेक्ट, बिकॉज ऑफ हाइजीन, बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड हमारे बॉडी तक, हमारे गट तक नहीं पहुंच पाता है, एंड उस वजह से एवरीबडी इज डेफिशिएंट नाउ। तो आप बोल रहे हो कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो ओरल सप्लीमेंट ही लेनी चाहिए, आप फूड से इतना ज़्यादा सप्लीमेंट नहीं कर पाते हो। और विटामिन आई हैव सीन B12 मेनी पेशेंट जो कि बोलते हैं कि सर हमने ये देख के ये ट्राई किया, इससे कुछ हमें कुछ फ़र्क पड़ा, लेकिन प्रैक्टिकली जब रिपोर्ट देखते हो उनकी रिपोर्ट में कोई फ़र्क नहीं दिखता है, तो इट शुड बी टेकन एज सप्लीमेंट। और विटामिन B12 आप इंजेक्टेबल फॉर्म में प्रेफर करते हो या ओरल फॉर्म में? एंड दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई वाज अबाउट टू कम ऑन दैट। सो B12 का जो ओरल एब्जॉर्प्शन इज ओनली 0.1%, इज ओनली 0.1%। तो अगर आपका सिम्टम्स है, आपको डेफिशिएंसी है, जो कि आपका क्लियर कट दिख रहा है रिपोर्ट में, ये आपके सिम्टम्स क्या होते हैं B12 के? आपका मसल क्रैम्प्स होना, झंझनाहट होना, टिंगलिंग सेंसेशन होना, सर्वाइकल फ्रीक्वेंटली प्रेसिपिटेट होना, बैक पेन होना, इवन सिंपल इरिटेशन, एंजाइटी, हेडेक होना, ये सब B12 के, क्योंकि B12 आपके नर्व्स का और ब्रेन का टॉनिक है। इवन काफ़ी लोगों में डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है तो अनीमिया में भी आपकी फॉर्म में दिखती है, क्योंकि आरबीसीज के मैच्योरेशन के लिए आपको B12 की रिक्वायरमेंट होती है। जो लोग क्रॉनिक अल्कोहल कंज्यूमर हैं वहाँ पे डेफिनेटली डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, क्योंकि एसिडिक अल्कोहल की वजह से गट का जो हेल्दी फ्लोरा है वो किल हो जाता है। तो वहाँ पे इंजेक्टेबल फॉर्म में लेना इज़ बेटर। अब एक नया कैटेगरी आ गया है सबलिंगुअल विटामिन B12, तो वो इज़ मोर इफेक्टिव, क्योंकि वो बाईपास हो जाता है, डायरेक्टली ब्लड में जाता है, तो इट्स मोर, यू कैन टेक इट दैट इज वंस ए वीक। सो ओरली अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन वो आपको फिर डेली लेना पड़ेगा या फिर ऑल्टरनेट डे। और अगर डेफिशिएंसी है तो कितने टाइम के लिए लेनी पड़ती है ये सब सप्लीमेंट्स नॉर्मल में लाने के लिए? मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप लाइफ लॉन्ग लीजिए, क्योंकि अधिकतर लोग जो हमारे पास पैकेज की फॉर्म में आते हैं, टेस्ट करवा के आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, 3 महीने लेते हैं, फिर बंद कर देते हैं। अगले साल दोबारा टेस्ट करवाते हैं, दोबारा डेफिशिएंसी उतनी ही देखने को मिलती है। एज आई सेड, क्योंकि ये खाने में कम्प्लीटली एब्सेंट है, तो वो आपको किसी न किसी फॉर्म में कंज्यूम करना एज ए सप्लीमेंट ज़रूरी है। उसकी फ्रिक्वेंसी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सिम्टम, डिपेंडिंग ऑन योर लेवल्स, बट यू शुड कंज्यूम देम ऑन फ्रिक्वेंटली ऑन ऑलमोस्ट टिल लाइफ लॉन्ग। थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, अगर आप या सप्लीमेंट्स की बात करो तो जी, ऐसे कुछ है कि आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ज़्यादा प्रेफर करते हो ओवर द काउंटर, या आपको लगता है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स भी ले सकते हैं? दोनों में क्वालिटी कंट्रोल में क्या डिफरेंस है? और आपकी प्रैक्टिस में आप कैसे टाइप के सप्लीमेंट्स यूजुअली प्रेफर करते हो प्रिस्क्राइब करना? देखिए मैं दोनों ही तरीक़ों पे यूज़ करता हूँ, दोनों में ऐसा मुझे कोई डिफरेंस क्वालिटी का लगता नहीं है। यू कैन यूज़ एनी गुड ब्रांड सप्लीमेंट व्हिच इज़ अवेलेबल इवन ओवर द काउंटर, दैट इज़ फाइन। बस जस्ट मेक श्योर कि अगर आपको वो सूट नहीं कर रहा है या फिर आपको कुछ और दिक्कत नया स्टार्ट हो गया सप्लीमेंट लेने के बाद, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। एडवाइस हमेशा यही है कि आप डॉक्टर का गाइडेंस इज़ वेरी मच रिक्वायरमेंट, क्योंकि कोई भी चीज़ आप ब्लैंकेट फॉर्म में रेगुलर नहीं ले सकते। और सबसे कॉमन डेफिशिएंसी क्या है जो इंडियन पॉपुलेशन में देखा जाता है? विटामिन डी। Okay. और सबसे कॉमन हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है जो इंडियन कम्युनिटी में देखा जाता है? सबसे कॉमन जो लोगों को पता ही नहीं है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। दैट्स वेरी वेरी कॉमन। तो अगर कोई सस्पेक्ट कर रहा है कि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो क्या क्या ऐसे सिम्टम्स है जो वो देख सकते हैं? जी, सिम्टम जैसे हम बात करें कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, फिर अगर आप कोशिश करना चाह रहे हैं तो भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, आपको फैटी लीवर है, आपके अगर आप लीवर टेस्ट करवाते हैं तो आपके SGPT और GOT आपको कॉन्स्टेंटली एलिवेटेड दिख रहे हैं, या फिर फीमेल्स की बात करें तो उनको PCOD की प्रॉब्लम जो होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, वो उनको देखने को मिल सकता है। या फिर आपका लिथार्जी एक कॉमन सिम्टम है, आपका आइज़ के नीचे स्वेलिंग आना ये एक सिम्टम है, आपकी बॉडी में ब्लोटिंग या एनासार का, या फिर पाँव में पिडल एडिमा, एंकल स्वेलिंग आना, ये भी एक सिम्टम है। तो मल्टीपल लेवल पे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप का जेंडर क्या है और डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम करते हैं उस पे भी। लेकिन अधिकतर ये इग्नोर हो जाता है, ये तभी हमें देखने को मिलता है जब इंसुलिन रेजिस्टेंस या तो हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाए या फिर PCOD में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही इनिशियल लेवल पे स्टार्ट हो जाता है। डायबिटीज़ होने के 10 साल पहले से इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। हम भी एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट हम लोगों को यही बोलते हैं कि जब भी आपको स्किन टैग्स देखने को मिले या या एग्जैक्टली, डार्कनिंग देखने को मिले नेक और अंडर आर्म्स में, बिल्कुल, तभी आपको केयरफुल होना चाहिए कि आप अपना स्पेशली शुगर इंटेक कम करो, या फैटी फूड जो आप हाँ, लेते हो वो कम करो, फ्राइड, और एक्टिविटी अपना बढ़ाओ,
ये बिल्कुल। 3 चीज़ें तो करनी ही चाहिए बिकॉज़ दैट्स लाइक नेचर टेलिंग यू दैट यू Yeah. आर मोर प्रोन टू डेवलप डायबिटीज़ इन द फ्यूचर। हाँ, एज़ अ डायबिटिक यू मस्ट हैव सीन के जो पेशेंट आते हैं उनके गले पे मार्क लग जाता है जिसको हम एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस बोलते हैं। आपके आईब्रोज के आसपास थोड़ा डार्कनिंग चालू हो जाता है। फेशियल कलर चेंज होना, पिगमेंटेशन जो हम बोलते हैं वो आपका लिवर से डिफाइन होता है। अगर वो आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा तो आपका पिगमेंटेशन थोड़ा डार्कन हो जाएगा। आपको लाइनिंग देखने को मिलेगा, जैसे आपने बताया टैग्स देखने को मिलेगा। तो दीज आर द साइंस, सटल साइंस जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स बताऊँगी, आप बोलना वो अच्छे हैं कि नहीं। जी, ब्लैक कॉफ़ी इज़ गुड। कितना पीना चाहिए? देखिए, अगेन ब्लैक कॉफ़ी में तो लिमिट हमेशा होना चाहिए क्योंकि वो आपकी बॉडी में एक, अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आप फिज़िकली एक्टिव हैं, तो आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। अगर आप दुबले-पतले हैं, अगर आप एंग्ज़ायटी प्रोन हैं, अगर आप थिन बिल्ट हैं, तो फिर आपको वो नुकसान करेगा। मैक्सिमम ब्लैक कॉफ़ी का असर बॉडी में 18 घंटे तक रहता है। तो अगर आपने ब्लैक कॉफ़ी शाम को लिया है, तो पूरी नाइट आपकी स्लीप में वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो आई ऑलवेज सेड इफ यू आर कंज्यूमिंग ब्लैक कॉफ़ी, लास्ट टाइम टू टेक द ब्लैक कॉफ़ी इज़ 2 पीएम। Don't take black coffee after 2 p.m. You can take one in morning and one in, around 2 if you want to consume, because actually everybody want to do online work and everybody is hectic on the lines, target lines. So if you want to consume, you can consume, but try to avoid। अगर आपको एसिडिटी है, गैस्ट्राइटिस है, तो वो आपका एसिडिटी को बढ़ाएगा। अगर आप टैकीकार्डिया प्रोन है, पैल्पिटेशंस आपको होना है, तो वो उसको भी बढ़ाएगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको नहीं लेना है क्योंकि वो बीपी को बढ़ाएगा। ग्रीन टी लेनी चाहिए कि नहीं? Green tea is very good. Anybody can consume. Again, बस just to make sure कि ग्रीन टी के मल्टीपल टाइप्स अवेलेबल हैं। कुछ से लोगों को एलर्जीज का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो अगर आपको सूट कर रहा है तो ग्रीन टी यू कैन कंज्यूम। कौन से टाइप्स होते हैं थोड़े से? आजकल हर्बल ग्रीन टीज काफ़ी आ गई हैं, तो उसमें कुछ कुछ जो है वो कुछ लोगों को सूट नहीं करती, बट जो नेचुरल ग्रीन टी है वो यू कैन कंज्यूम। कितने कप्स तक ले सकते हैं दिन में? 3 to 4 कप्स। गार्लिक, रॉ गार्लिक क्या चबा के खानी चाहिए, उससे कुछ बेनिफिट्स होता है? या गार्लिक अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा आपकी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है, लीवर के इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है। क्या इसमें एक्चुअल डेटा है कि ये हेल्प यस, करता है? इट इज़ देयर, नो डाउट अबाउट इट। तो यू कैन कंज्यूम गार्लिक, जो मॉर्निंग में आप लेते हैं 1 से 2 आप ले सकते हैं, तो इट में हेल्प यू। लेकिन अगर आपको एज आई सेड इरिटेंट होता है, पंजेंट होता है, हीटेड, इसका नेचर हीट होता है, तो अगर आपको एसिडिक इशू है या फिर आपको बॉडी में हीट ज़्यादा है तो फिर कंज्यूम नहीं करना है। रॉ जिंजर चू करने से कुछ फ़ायदा मिलेगा? रॉ जिंजर इज़ अगेन गुड। जैसे कि हम बोलते हैं जो भी हमारे मसाले हैं वो सब हमारे एक तरह की औषधि हैं, मेडिसिन ही हैं आयुर्वेदा की। तो लेकिन उसको भी हम ब्लाइंडली यूज़ नहीं कर सकते। कुछ लोगों को सूट करता है, कुछ लोगों को नहीं करता है। फॉर मी, इफ़ यू आस्क मी, आई कांट टेक जिंजर, बट क्योंकि वो हीटेड है। माय नेचर इज़ पित्ता, तो मेरी बॉडी में हीट ज़्यादा है। तो अगर मैं हीटेड जो बॉडी में जनरेट करेगा वो कंज्यूम करूँगा तो फिर वो बॉडी को हार्म करेगा। तो आपको कोई भी जो आजकल ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं कि कोई भी आपने देखा मीडिया पे, उसको कंज्यूम किया, उसके पहले खुद का नेचर पता होना बहुत ज़रूरी है। और हनी अच्छा है कि नहीं? यस, हनी इज़ गुड। हनी कैन बी कंज्यूम, बट हनी आजकल लोग गर्म पानी में मिला के पीते हैं, जो कि उसका असर फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर या नॉर्मल पानी में आप ले सकते हैं। तो ये आपकी बॉडी में कफ को कम करता है। कफा मतलब अगर आपको लंग्स के डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको यूआरआई हुआ है, खांसी जुकाम हुआ है, वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। थोड़ा सा वेट लॉस में भी हेल्प कर सकता है, बट वो डाउटफुल है। कुछ लोगों में वेट गेन भी करता है हनी। शुगर और जैगरी, इसके ऊपर आपका क्या राय है? शुगर हमारा, जी, अगेन ये जो कंसेप्ट शुगर का है, ये हमारा वेस्टर्न फॉलोअर्स की वजह से थोड़ा ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। हमारा शुगर इंटेक इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि वेस्टर्न्स का है। तो शुगर, और दूसरा हमारा शुगर का जो प्रोसेस है वो हमारा शुगर केन से होता है, या वहाँ जो यूएस में होता है वो स्वीट कॉर्न सिरप से होता है। तो अगेन वेरी डिफरेंट। तो आप थोड़ी बहुत मात्रा में 10 to 20 ग्राम्स पर डे तक शुगर कंज्यूम कर सकते हो, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, आपका वेट ज़्यादा नहीं है तो। अदरवाइज शुगर जितना कम लेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आजकल जो भी हमारा एस्केप है, हम जो भी खुद को खुश रखने के लिए चाहते हैं, इट्स एवरीथिंग कंटेंट शुगर, क्योंकि वो आपको एडिक्टिव होता है। यू फील गुड आफ्टर दैट, एंड दैट फील गुड फैक्टर इज ए ट्रैप, क्योंकि फिर उसमें आप फंस के बार बार वही चीज़ कंज्यूम कर। काफ़ी लोग कोल्ड ड्रिंक्स के एडिक्ट हो जाते हैं, काफ़ी लोग चॉकलेट्स के एडिक्ट हो जाते हैं, तो दैट इज़ हार्मफुल। शुगर या जैगरी? या जैगरी इज नेचुरल, इज मोर हेल्दी देन शुगर, देयर इज नो डाउट अबाउट।
और कितना लेना चाहिए मैक्सिमम जैगरी दिन में? As I said, again, 10 to 20 grams is sufficient, not more than that. क्योंकि लोगों को लगता है कि जैगरी क्योंकि हेल्दी है वो खूब सारा ले, भर भर के गुड़ के लड्डू खाए, ऐसा नहीं होता है। Practically, if you ask from the allopathic point of view, glycemic index point of view, there is no difference. Yeah. It's all about कि उसका प्रोसेसिंग कम हुआ है तो वो बॉडी में उसमें नेगेटिव केमिकल्स कम इंड्यूस करेगा। शुगर का इंडेक्स तो उतना ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। कर्क्यूमिन का आपके क्या राय है? कर्क्यूमिन इज अगेन ए काइंड ऑफ मिरेकल प्रोडक्ट जो लोग क्लेम करते हैं फॉर इम्यूनिटी, फॉर कैंसर। इट्स गुड, बट हमारी जो इंडियन डाइट है उसमें ऑलरेडी कर्क्यूमिन एडिक्वेट क्वांटिटी में है, तो हमें एक्स्ट्रा कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। यूएस या वेस्टर्न डाइट में इतना वो नहीं होता है, तो दे कंज्यूम इन दैट वे। वो भी उतना ही कंज्यूम करते हैं जितना ऑलमोस्ट हम मसाले में यूज़ करते हैं। मैं अलग से सेगमेंट करना चाहती थी ऑन मैग्नीशियम। इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है टेकिंग मैग्नीशियम सप्लीमेंट, तो प्लीज़ आप डिटेल में बताना मैग्नीशियम की क्या डेफिशिएंसी होती है लोगों में और किसको मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेना चाहिए और किसको नहीं। So first of all, I'm a magnesium fan. I use magnesium. I'm using magnesium for last 10 years, and it's very very good for the body. Magnesium body में 300 से ज़्यादा जगह पे काम आता है. It's a cofactor for your insulin secretion and all. It's a tonic for your bones, for your muscles, for your brain, for your gut, for your heart. ये आपकी हार्ट की मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है, तो ये आपका हार्ट रेट की फ्लक्चुएशंस को कम करने में हेल्प करता है। आपके गट के जो मोटिलिटी है उसमें भी हेल्प करता है। तो मैग्नीशियम शुड बी टेकन। आई थिंक दैट इज़ द वन ब्लैंकेट सप्लीमेंट आई कैन सजेस्ट फॉर एवरीबडी। एवरीबडी कैन टेक मैग्नीशियम, बट अगेन यहाँ पे भी मैग्नीशियम में भी ग्लिच ये है कि कौन सा टाइप यूज़ कर रहे हैं, कौन से सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं, ये कौन से टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, वो सब मैटर करता है। तो आप थोड़ा बता दीजिए कौन सा टाइप। जी, इसमें मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट होता है जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, एंड वेरी गुड फॉर योर ब्रेन, वेरी गुड फॉर योर बॉडी, मसल्स, बोन्स एंड एवरीथिंग। मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है जहाँ पे जिनको हेडेक का टेंडेंसी है वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज़ करना है। आजकल काफ़ी इवन एलोपैथिक सप्लीमेंट्स भी आने लगे हैं फॉर हेडेक, माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस, विच कंटेन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम सिट्रेट होता है जो कि आपका गट पे काम करता है, तो आपको गट, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो वहाँ पे आप मैग्नीशियम सिट्रेट यूज़ कर सकते हो। आजकल कुछ और फॉर्म्स भी आ गई हैं, मैग्नीशियम थ्रियोनेट आ गया है, मैग्नीशियम सल्फेट आ गया है। वो उन पे अभी इतना रिसर्च नहीं है कि उनका इम्पैक्ट कितना होता है, बट थ्रियोनेट इज़ बेटर। मैग्नीशियम ओरोटेट आ गया है, वो भी अच्छा है। कौन से टाइम में लेना चाहिए मैग्नीशियम? बेस्ट टाइम टू कंज्यूम मैग्नीशियम इज एट नाइट अराउंड 9 PM, क्योंकि उसका इफेक्ट फिर बॉडी पे आपका आता है। इट प्रमोट गुड क्वालिटी स्लीप। लोग मैग्नीशियम स्प्रे भी यूज कर रहे हैं। मैग्नीशियम का एडवांटेज ये है कि इन फॉर्म ऑफ एप्सम सॉल्ट, बेसिकली एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्किन इज वेरी गुड। तो यू कैन यूज मैग्नीशियम लोशन, यू कैन यूज एप्सम सॉल्ट, डिप योर लेग्स फॉर सम टाइम इन द एप्सम सॉल्ट वाटर एंड यू फील गुड अबाउट इट। अगर आपको कहीं पे भी एब्रेजन है या स्वेलिंग है या इन्फ्लेमेशन है, वहाँ पे यू कैन अप्लाई मैग्नीशियम लोशंस। ऐसा कुछ पॉपुलेशन है जिसमें बिल्कुल आप मैग्नीशियम अवॉइड करते हो? आई डोंट थिंक सो, ऐसा कोई पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन अगेन डिपेंड करता है। अगर आपको कुछ सिम्टम्स हैं स्पेसिफिकली देन यू कैन टेक, अदरवाइज अगर आप हेल्दी हैं, अगर आपका नट्स का इंटेक अच्छा है, अगर आपका ड्राई फ्रूट्स का इंटेक अच्छा है, तो मैग्नीशियम वहाँ से भी आपको मिल जाता है। और ऐसे कुछ टॉक्सिसिटी तो नहीं होती मैग्नीशियम ज़्यादा खाने से, टॉक्सिसिटी होना ऐसा कुछ? बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है पर डे इज़ 400 मिलीग्राम टू 500 मिलीग्राम। जो हम नेचुरल सप्लीमेंट यूज़ करते हैं उसमें जो एलिमेंटल मैग्नीशियम होता है वो 180, 200, 250 तक होता है। तो इतना लेने में कोई हार्म नहीं है, रेगुलर बेसिस पे आप ले सकते हैं। और क्रिएटिन सप्लीमेंट जो लेते हैं लोग बोलते हैं कि ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, एजिंग को स्लो करता है, न्यूरो डिजेनरेशन को कम करता है, तो उसमें आपकी क्या राय है? देखिए, क्रिएटिन इज़ ए गुड सप्लीमेंट जो कि आपकी मसल रिकवरी में हेल्प करता है, लेकिन एज आई सेड मसल रिकवरी, तो उसके लिए मसल को एक्टिव करना ज़रूरी है। तो मसल, इसलिए आपका जिम जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आप क्रिएटिन लेंगे तो आपको फ़ायदा है। अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं, आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, तो क्रिएटिन लेने का कोई खास फ़ायदा नहीं है, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। दिस सेम अप्लाइज फॉर प्रोटीन ऑल्सो। जो भी आप प्रोटीन लेते हैं, अगर आप प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा है और आपका गट इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपका उसी चीज़ का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा जिसका आपका बॉडी में डिमांड क्रिएट हो रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटीन अगर आप लेना चाहते हैं तो गो टू जिम, गो टू वर्कआउट, डू रनिंग, जिम, योगा, वॉट एवर यू लाइक इन एनी फॉर्म।
और डॉक्टर, मैं डिटेल में प्रोटीन पाउडर के बारे में डिस्कस करना चाहती थी। इतना ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है प्रोटीन पाउडर के बारे में, किसको लेनी चाहिए किसको नहीं, क्या है बेस्ट प्रोटीन पाउडर, तो थोड़ा सा उसके बारे में। बिल्कुल, देखिए आजकल प्रोटीन जो है वो फैशन में आ गया है। बहुत ज़्यादा लोग एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं, बल्कि आई वुड से कि ओवर यूज़ या अब्यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोटीन, पहली बात तो आपको बॉडी को जितना चाहिए उतना एब्जॉर्प्शन मिल जाता है। प्रॉब्लम ये है कि इंडियन डाइट में प्रोटीन की मात्रा जो है वो बहुत कम है। जितना हमारा, अगर हमारा डिमांड जो हम बोलते हैं 1 ग्राम पर केजी होता है, इफ़ यू आर 60 केजी गाय, तो आपका रिक्वायरमेंट 60 ग्राम होगा। लेकिन जो इंडियन डाइट है उसमें सिर्फ 30 टू 35 ग्राम ही हमें नेचुरली मिल पाता है। इसीलिए ये प्रोटीन अलग से लेना इज़ रिक्वायरमेंट। सबको लेना चाहिए, लेकिन प्रोटीन का प्रॉब्लम ये है कि हर किसी को हर प्रोटीन सूट नहीं करता है। इंडिया में लैक्टोज इंटॉलरेंस इज 70 टू 80%। तो उसी तरह वे प्रोटीन का भी इंटॉलरेंस, क्योंकि वो लैक्टोज मिल्क से ही बन रहा है, इज अराउंड 30 टू 40%। तो ऑलमोस्ट 30 टू 40% लोगों को वे प्रोटीन सूट नहीं करता है। एंड आई रिकमेंड कि अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं या जिम नहीं जा रहे हैं तो डोंट टेक वे प्रोटीन, क्योंकि वहाँ पे अगेन वो मसल की को ग्रेन ग्रोथ में आपको सपोर्ट करता है। तो अगर आपका मसल एक्टिव ही नहीं है तो ग्रोथ नहीं करेगा। तो अगर आप, उसमें डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। आप इफ़ यू आर वेरी गुड एथलेटिक पर्सनैलिटी, वेरी फिजिकली एक्टिव, देन टेक गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, देयर इज नो हार्म इन दैट। लेकिन अगर आप जनरल वेलनेस के लिए पॉइंट से प्रोटीन ले रहे हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप वेज प्रोटीन जो है वो आप ले सकते हैं। दाल है, चने हैं, बादाम है, मूंगफली है, सोया है, पनीर है, ये सब ले सकते हैं। लेकिन अगेन मैंने बताया कि मिल्क अगर आपको इंटॉलरेंट है तो पनीर नहीं लेना है। अगर आपको इन सबको, क्योंकि मैंने अभी को बोला कि बैलेंस डाइट पॉसिबल नहीं है, तो नेचुरली खाने से ना मिलने की वजह से यू कैन ऐड प्रोटीन पाउडर, जो कि डाइजेस्टेड फॉर्म में आपके होते हैं, जो कि मैंने डिनर में आपको पहले एडवाइस किया था। वहाँ पे अप टू 20 टू 40 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन यू कैन टेक। एंड प्रोटीन यू कैन टेक एनी टाइम, यू कैन जस्ट मिक्स इन वाटर एंड यू कैन टेक एनी टाइम, एज आई सेड, इन द ब्रेकफास्ट, इन द मॉर्निंग ड्रिंक, इन आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, as a meal replacement you can add milk protein shake in the night to reduce weight. तो these are ways to take protein. यहाँ पे भी प्रोटीन के टाइप्स आजकल हाइड्रोलाइज्ड है, आइसोलेट है, वो कौन सा है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब क्यों जनरेट किए गए, क्योंकि आपकी बॉडी काफ़ी सारे प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, तो उसको फिर हाइड्रोलाइज किया गया, आइसोलेट किया गया, तब जाके वो डाइजेस्टिव फॉर्म में सामने आया, एंड फिर आप उसको कंज्यूम करते हो। तो जो बोलते हैं BCAA लेना चाहिए, एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन लेना चाहिए, तो अगर कोई इंसान फर्स्ट टाइम प्रोटीन पाउडर लेना चाहता है तो उसको क्या लेबल में क्या देखनी चाहिए कि वो अच्छा प्रोटीन सोर्स है कि नहीं? देखिए, मोस्ट नॉन एलर्जेनिक इज पी प्रोटीन एंड ब्राउन राइस प्रोटीन, तो यू कैन स्टार्ट कंज्यूमिंग देम 20 टू 30 ग्राम पर डे इफ़ यू आर नॉट फिजिकली एक्टिव। देन उसके बाद फिर अलग अलग लेवल्स आपके सामने देखने को मिलेंगे। सिंपल, जैसे आप फिर वे प्रोटीन पे जा सकते हो, BC ऐड कर सकते हो, क्रिएटिन ऐड कर सकते हो, बट दीज ऑल अप्लाइज ओनली फॉर द पीपल्स हु आर गोइंग टू जिम, हु आर डूइंग एक्सटेंसिव फिजिकल वर्कआउट। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं और प्रोटीन ले रहे हैं तो अपनी बॉडी को हार्म कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी एज अ गट की लाइनिंग इज वेरी इंटेलिजेंट। आपका वही चीज़ एब्जॉर्ब होगा जो आपकी बॉडी का डिमांड है। इट इज अप्लाई फॉर आयरन आल्सो। आयरन जैसे कि हमारी बॉडी में अगर आपका कम है तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, अगर आपकी बॉडी में एक्सेस है तो फिर वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से कम ही एब्जॉर्ब होगा। तो प्रोटीन लेना चाहिए। ज़्यादा प्रोटीन को लेके आई वुड से कि एडिक्शन उसमें नहीं जाना है कि मेरे को हर डाइट में होना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटीन। इतने सालों से भी हम जी रहे हैं, अच्छा जी रहे हैं, लेकिन हाँ, आजकल जो खाना है हमारा वो प्रोटीन डेफिशिएंट है, तो एड ऑन करना इज़ गुड। हाँ, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं। मेरी प्रैक्टिस में भी मैं देखती हूँ, हाँ। और स्पेशली लड़के जो सडनली हेयर फॉल और बहुत सारा Yeah. एक्ने लेके आते हैं, Yeah. क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे जितना वो प्रोटीन ले रहे हैं। Exactly. वो प्रोटीन की डिमांड को मीट कर रहे हैं, हाँ। लेकिन जितना फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। तो दैट्स वाई इट्स एक्चुअली देन बिकम्स इन्फ्लेमेटरी, And तो very उसकी वजह से important, ये सब हो रहा है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका प्रोटीन जो भी आप ले रहे हैं एक्स्ट्रा, वो प्रोसेस्ड है। उसमें केमिकल्स भी हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव भी हैं।
तो वो भी आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। तो फिर वो किस फॉर्म में आपको मैनिफेस्ट करेंगे वो वक्त ही बताएगा। अब डॉक्टर हमने इतना ज़्यादा डिटेल में सारा न्यूट्रिशन कवर कर लिया, मेनली तो बेसिस वही होता है इंटीग्रेटिव मेडिसिन का कि आप बिल्कुल। कैसे अपने आप को बचाते हो विथ गुड न्यूट्रिशन। अब मूव ऑन करते हैं कुछ ऐसे कॉमन एलिमेंट्स में जिससे कि हम ज़्यादा जल्दी बाहर आ पाए। तो एक तो सबसे कॉमन होता है वायरल फीवर। हर किसी को वायरल फीवर हो रहा है, सीज़न चेंज होता है तो भी वायरल फीवर होती है। तो वायरल का जो प्रोड्रोम होता है वो भी 3-4 दिन, कभी कभी 7 दिन रहता है, और वायरल के बाद रिकवरी जो होती है वो इतना लंबा हो गया है आजकल कि ऑलमोस्ट 2 वीक्स तक आप ऐसे फील कर रहे हो कि वीकनेस फील कर रहे हो, यू आर नॉट फीलिंग लाइक एनर्जेटिक इनफ। तो इससे कैसे डील करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको वायरल फीवर हो रहा है तो क्या क्या करनी चाहिए? देखिए, वायरल फीवर इज़ ए वेरी वेरी वेग इन जनरल टर्म। आपको कौन से टाइप का वायरल हुआ है? आपको यूआरआई हुआ है, आपका रेस्पिरेटरी वायरस से आप संक्रमित हैं, या फिर आपको अदर जो आजकल डेंगू है, चिकनगुनिया है, या फिर आपका कोई भी वायरल जो अलग से एक्ट करता है, हेपेटाइटिस का वायरल है, तो वो अलग अलग उसके मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं। एक कॉमन सिम्टम जो होता है, वायरस आपकी इम्यून सिस्टम पे डायरेक्टली अटैक करता है एंड यू फील एक्सट्रीमली वीक। जो आपका पहला सिम्टम होता है वो होता है माइल्जिया, आपकी मसल्स पेन करने लगती हैं, वीक होने लगता है। एंड फिर आपकी बॉडी उसे बाउंस बैक करने के लिए इम्यून सिस्टम को इंफॉर्मेशन भेजती है और फिर वो वायरस पे अटैक करता है। उस अटैक की वजह से आपके साइटोकाइन रिलीज होते हैं, जिस वजह से आपकी बॉडी में फिर फीवर आता है। एंड फिर वो फीवर का जो रिस्पॉन्स है, वो फीवर क्यों आता है आपकी बॉडी में? आपके वायरस, क्योंकि आपकी बॉडी का एक सर्टेन टेम्परेचर है, तो व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो वायरस नेचुरली किल हो जाता है। तो इसलिए ये भी एक मैं कहूँगा कि अच्छी हैबिट नहीं है कि हर बार हल्का सा भी फीवर आपका इंक्रीज हो तो यू स्टार्ट पॉपिंग पैरासीटामोल। फीवर कम करने की ज़रूरत तब तक नहीं है जब तक कि वो आपको परेशान नहीं कर रहा है। आजकल प्रॉब्लम ये है कि हर किसी को 2 दिन में सही होना है। पेशेंट आता है, बोलता है डॉक्टर साहब के बस मुझे 2 दिन बाद मेरी मीटिंग है, मुझे तैयार कर दो, बिल्कुल फिट कर दो। लेकिन वायरस का अपना एक साइकिल होता है। नॉर्मली जो वायरस का साइकिल होता है वो 3 टू 7 डेज़ का होता है। किसी का 3, किसी का 5, किसी का 7। वायरस का जब भी आपकी बॉडी में वायरल अटैक हुआ, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी रेस्ट माँग रही है। तो द बेस्ट थिंग टू डू इन एनी फीवर इज़ टू डू कंप्लीट रेस्ट। जितना आराम आप करेंगे, जितना फिजिकली इनएक्टिव रहेंगे, जितना लिक्विड डाइट पे रहेंगे, हल्का खाना खाएंगे, उतनी जल्दी आपकी रिकवरी होती है। नेचुरोपैथी बोलती है कि सबसे बेस्ट चीज़ इज़ लंघनम या फिर फास्टिंग। तो उसमें होता क्या है कि आप लिक्विड डाइट पे आ जाते हो। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपका इम्यून सिस्टम डाउन जाता है, वायरल फीवर होता है, तो आपकी बॉडी में लिमिटेड एनर्जी होती है। तो अगर आप हैवी खाना उस समय खाएंगे तो वो सारी एनर्जी, सारा इम्यून सिस्टम गट को डाइजेस्ट फूड में ही करने में लग जाता है। लेकिन अगर आप गट को रेस्ट पे डाल देते हैं तो फिर वो सारा एनर्जी इम्यून सिस्टम पे फाइट करने में यूज़ होता है और आपकी रिकवरी फास्ट होती है। मेरे रिजल्ट्स जो डेंगू, वायरल मलेरिया के हैं या फिर जो भी फीवर के हैं, वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल से 3-4 गुना फास्ट रिकवरी होती है, क्योंकि वहाँ पे मैं वही बोलता हूँ कि बस आपको लिक्विड डाइट पे आना है। सेमी सॉलिड मिल्क फ्री, व्हीट फ्री डाइट आपको लेना है उस समय, क्योंकि मिल्क भी पचने में हैवी है, व्हीट भी पचने में हैवी है। आजकल जो ट्रेंड अभी हमने डिस्कस किया प्रोटीन का, लोग बोलते हैं जैसे बीमार पड़ो इंक्रीज द प्रोटीन। नहीं, बीमारी की रिकवरी के बाद इंक्रीज द प्रोटीन। आप बीमारी के टाइम पे अगर प्रोटीन खाएंगे तो वो और ज़्यादा आपकी बॉडी में फीवर ज़्यादा माउंट होगा। जितना हैवी आप खाना खाएंगे उतना ही तेज़ फीवर आएगा। खासकर दिस अप्लाइड फॉर ऑल काइंड ऑफ फीवर, इवन टाइफॉइड फीवर, सभी में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो लिक्विड डाइट पे रहना, तुलसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुलसी वाटर आप सिंपल लेंगे, सिंपल नींबू पानी पिएंगे, इलेक्ट्रोल का पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से 1 लीटर पानी की बॉडी में कमी हो जाती है। तो जितना आपका टेम्परेचर हाई रहेगा उतना ही रिक्वायर मोर ऑफ हाइड्रेशन अलोंग विथ सॉल्ट। तो वहाँ पे इलेक्ट्रोल वाटर या ओआरएस का यूज़ सामने आता है, जो कि हमें लेना चाहिए। Whenever I feel sick, I consume lots of electrolyte water, just take rest and it will be fine. And lots of vitamin C during that time. Of course, जब आप बीमार हैं तो विटामिन सी टैबलेट फॉर्म में भी ले लें। विटामिन सी की कोई ओवरडोज नहीं होती है, क्योंकि विटामिन सी से वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो आपकी बॉडी में जितना चाहिए उतना एब्जॉर्ब होगा, जितना एक्स्ट्रा होगा वो यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। तो कितना विटामिन सी लेना चाहिए? हाँ, तो ड्यूरिंग अगर आप बीमार हैं तो एक तो नेचुरल फॉर्म में आप जितना लेंगे उतना अच्छा है, लेकिन एक्स्ट्रा लेना भी उतना ही ज़रूरी है। तो अप टू 5000 टू 10,000 मिलीग्राम पर डे आप ले सकते हैं। या
और आप ऐसे बोलोगे कि फीवर जब तक 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ना हो तब तक नहीं लेनी चाहिए पैरासिटामोल? 100 भी नहीं, 101 तक। मैंने बोला अगर आपकी बॉडी को पता लगेगा, अगर आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है फीवर होने की वजह से, नॉर्मली फीवर में सेल्फ हार्म स्टार्ट होता है 102 पहुंचने के बाद, उसके बाद खुद के सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो अप टू 102 यू कैन वेट इफ देयर इज नो सिम्टम्स। इफ यू आर फीलिंग सिम्टोमेटिक सीवियर पेन देन यू कैन टेक सम माइल्ड एंटीपायरेटिक्स। तो वायरल फीवर से जल्दी रिकवरी करने के लिए एक लिक्विड डाइट, या खूब सारा रेस्ट, या विटामिन सी विटामिन सी और प्रोटीन की मात्रा थोड़ा कम। क्या कम। अब रिकवरी करने के लिए, क्योंकि आजकल वही होता है जी। कि आप वायरल फीवर से तो निकल आते हो लेकिन 2 हफ्ते तक ऐसा लगता है कि बिल्कुल हाँ। एनर्जी नहीं है, या तो उस टाइम पे क्या लेना तो चाहिए? वहाँ पे रोल आता है विटामिन डी का और मैग्नीशियम का। यू टेक गुड क्वालिटी गुड क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम, गुड हाई डोज ऑफ विटामिन डी। नॉर्मली विटामिन डी हम बोलते हैं कि वीकली लेना चाहिए, बट जब मेरे पास जब पेशेंट आता है उसको मैं विटामिन डी डेली देता हूँ 4-5 दिन के लिए, ताकि क्योंकि इम्यूनिटी लो होने का रीज़न भी विटामिन डी रहा है। तो विटामिन डी वहाँ पे आपको इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में, बैलेंस करने में हेल्प करता है। यूजुअली कितना? 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स? यूजुअली तो रिकमेंडेशन है 10,000 टू 20,000 पर डे तक दे सकते हो, बट 60,000 भी पर डे दे सकते हो अगर आप बीमार हो, अगर आप वायरल फीवर से इम्पेक्टेड हो तो और कुछ टाइम के मैग्नीशियम? लिए। मैग्नीशियम अप टू 800 मिलीग्राम पर डे यू कैन गिव ड्यूरिंग द सिकनेस। ओके, और कितने टाइम के लिए देते हो आप? आप ग्रेजुअली उसकी फ्रीक्वेंसी कम करते रहिए। टू रिकवर अगर हम बात करें तो आपको मल्टीविटामिन चाहिए, एनर्जी चाहिए, गुड क्वालिटी इजीली डाइजेस्टेबल फूड चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए, विटामिन सी चाहिए, एंड आपका रेस्ट जो आपका बताया, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी ग्रेजुअली फिर आपको इंक्रीज भी करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो भी अगर आप कंटिन्यूसली रेस्ट ही करेंगे तो फिर बॉडी और ज़्यादा इनएक्टिव हो जाती है। ORS की मात्रा कितना लेना चाहिए? जी, देखिए इलेक्ट्रोल जो है, अगर आपको हाई ग्रेड फीवर रन कर रहा है तो 3 से 5 लीटर तक आप ले सकते हैं पर डे, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा हाई डिमांड आपकी होती है। जब रिकवर कर रहे हैं तो अप टू 1 लीटर यू कैन टेक। आजकल हर कोई जिम जा रहा है, वो जो बहुत अच्छी बात है। तो वायरल फीवर की रिकवरी के बाद कितने दिन के बाद आप जिम जॉइन कर सकते हो? एटलीस्ट 7 डेज तक आपको वेट करना चाहिए, 7 टू 10 डेज। और अगर आपको सिर्फ थोड़ी सी सर्दी खांसी है तो आपको जिम बंद करनी चाहिए या वो कंटिन्यू कर सकते हो? ऐसा You भी are right. बोलते हैं कि अपर URI है तो आप कंटिन्यू करें, अगर चेस्ट से नीचे इन्फेक्शन है तो आप जिम बंद करें, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है ना। मैंने आपको बताया, जब भी कोई वायरस आपकी बॉडी में आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट साइन है कि आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, तो यू शुड रेस्ट ड्यूरिंग दैट टाइम। और डॉक्टर, स्टीम इनहेलेशन, गार्गल्स का क्या रोल है? काफ़ी अच्छा रोल है यूआरआई में। अभी जो जैसे दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन वाला टाइम चल रहा है, तो स्टीम इनहेलेशन इज़ वेरी वेरी गुड। आपके जो आपके साइनसेस हैं उसको ओपन करने में हेल्प करता है, नेजल क्लियरेंस में आपका हेल्प करता है। तुलसी वाटर इज़ वेरी इफेक्टिव, डिटॉक्स वाटर, एनी ग्रीन टी यू कैन टेक। अगर आप पूछें कि इस मौसम में यूआरआई से बचने के लिए क्या करें, तो उसमें मैं रिकमेंड करता हूँ तुलसी एंड विटामिन सी। ओके। आप रेगुलर बेसिस पे लें। प्राणायाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रीदिंग की टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, जितना राइट नोज लेफ्ट नोज ब्रीदिंग का भी ये कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका ये नेजल ब्लॉकेजेस फ्रिक्वेंटली नहीं होते हैं और रिकवरी आपकी फास्ट होती है। दिल्ली जैसी जगह में जहाँ पे इतना ज़्यादा हाई AQI है, जी, क्या हम कर सकते हैं अपने लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए देखिए नेचुरली? फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ एयर प्योरीफायर, आई वुड रिकमेंड, क्योंकि जितना एक्यूआई है आपका इंडोर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आप विंटर में अपनी विंडोज़ और डोर्स भी बंद करके रखते हैं, तो वेंटिलेशन नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे इंडोर पोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे यूजिंग एयर प्योरीफायर इज़ ऑलवेज गुड। कीप योर एक्यूआई बिलो 50 और अराउंड 50, दैट विल बी गुड फॉर देम। एंड एज आई सेड, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, विटामिन सी, बेस्ट थिंग इज तुलसी वाटर। जस्ट कंज्यूम तुलसी वाटर और तुलसी टैबलेट पर डे, एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग। दैट्स द बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यून बैलेंसर आल्सो। वन थिंग इज कि आपको इम्यूनिटी बूस्ट करना है, दूसरा है कि इम्यूनिटी को बैलेंस करना है, बिकॉज यू आर डर्मेटोलॉजिस्ट, वी सी के हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से भी बहुत सारे स्किन में या बॉडी में रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। तो आपको एलर्जीज को, इसको इम्यूनिटी को बैलेंस करना इज मोर इम्पोर्टेंट। जब भी हम क्रॉनिक कंडीशंस की बात करें तो 2 सबसे ज़्यादा कॉमन है, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, जो आजकल सबको ही हो रही है। तो डायबिटीज़ में आप क्या रेकमेंड करते हो? क्या ऐसी लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइटरी चेंजेस करनी चाहिए बेहतर करने के लिए? देखिए डायबिटीज़ अभी ऑलमोस्ट 1 in 4 तक पहुंच गया है। 25% पॉपुलेशन को, स्पेशली जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे डायबिटीज़ देखने को मिलता है, एंड उसका मेन रीज़न है हमारा लाइफस्टाइल। आजकल का जो हमारा खाना है, हमारा जो फिजिकल इनएक्टिविटी है, वो उसको प्रेसिपिटेट करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को, एंड अल्टीमेटली डेट इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है, तो आपका शुगर कॉन्स्टेंटली हाई रहेगा, एंड फिर उस वजह से फिर आपका डायबिटीज़ सामने आता है।
तो डायबिटीज़ के लिए जो मैं बोलता हूँ कि 60 to 70% इज़ डाइट, न्यूट्रिशन, 10 to 30% इज़ मेडिसिन एंड 10 to 20% इज़ एक्सरसाइज। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ डाइट। मतलब आई डू डायबिटीज़ रिवर्सल इन मेनी पेशेंट। 10 में से 5 लोग आराम से डायबिटीज़ की दवाई छोड़ सकते हैं अगर वो ठीक से डाइट का, खाने पीने का ध्यान रखें, खासकर कि वो लोग जिनका कि वेट ज़्यादा है। तो डायबिटीज़ में क्या करना है? मिल्क अवॉइड करना है, व्हीट गेहूँ अवॉइड करना है, ऑल जो भी मीठी चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी है। फ्रूट्स आप खा सकते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड है, लोग जूसेस पीते हैं। तो जूसेस आर मोर हार्मफुल। जूसेस आर बेसिकली जस्ट फ्रक्टोज, और वो आपका बाईपास मैकेनिज्म को फॉलो करके डायरेक्टली लीवर में फैट में कन्वर्ट होता है। तो ऑल जूसेस आर एसिडिक इन नेचर। तो कभी भी जूस का सेवन, एज मैंने बताया, भगवान ने हमें फल दिए हैं, जूस नहीं दिया है। तो फल खाइए, जूसेस अवॉइड करिए। जूसेस में भी, फलों में भी आपका देखना होता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी का कितना है। तो आपको डायबिटीज़ में वो खाना खाना है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 के नीचे हो। तो ये कौन से चार्ट ऐसे आपको, फ्रूट्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर डायबिटीज है तो? जी, ये चार्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स का जो है वो आप आसानी से मिल जाता है। व्हाट इज़ ग्लाइसेमिक इंडेक्स? आप शुगर से बाकी खाने की चीज़ों को कंपेयर करते हो कि अगर आपका शुगर 100 की स्पीड पे एब्जॉर्ब हो रहा है, तो बाकी जो खाने की चीज़ें हैं, फ्रूट है या फूड है, वो कितनी स्पीड से एब्जॉर्ब हो रहा है। तो उसमें आपका जो दलिया है, जो आजकल जो लोग गलती से खाते हैं डायबिटीज़ में, दलिया और खिचड़ी 90, तो इज़ ऑलमोस्ट टेकिंग एज़ कंज्यूमिंग एज़ शुगर। ठीक है, सिमिलरली वाटरमेलन इज़ मोर देन 70, मैंगो इज़ मोर देन 70। आपका जो सिंपल वाइट राइस होता है इज़ अराउंड 80 to 85। आपका जो गेहूं का रोटी है, अगर वो सिर्फ प्योर मैदे का या गेहूं का है, तो इज़ अराउंड 90। तो इज़ ऑलमोस्ट कंज्यूमिंग एज शुगर। तो वहाँ पे फिर आप अपने ग्रेन्स को मिलेट पे शिफ्ट कर सकते हो। मिलेट्स जो भी होते हैं, जौ है, चना है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम होता है या 55 से नीचे होता है। इवन बनाना इज लेस देन 55। तो बनाना कैन बी कंज्यूम्ड इफ यू आर डायबिटिक बट नॉट ओबिसिटी। अगर वेट ज़्यादा है तो बनाना बनाना आपका वेट गेन करता है, तो उसमें वो एडवाइजेबल नहीं है। एप्पल इज़ द बेस्ट फ्रूट फॉर डायबिटिक पेशेंट। ग्लाइसेमिक इंडेक्स 36 होता है और कैलोरी ज़ीरो होती है। ऑलमोस्ट 50 कैलोरी होती है उसके अंदर, लेकिन उसमें पेक्टिन नाम का एक फाइबर होता है जिसको पचाने में बॉडी की 50 कैलोरी कंज्यूम हो जाती है। तो दैट्स इज द, इफ यू आस्क एनी जीरो कैलोरी फूड, दैट्स एप्पल। तो यू कैन कंज्यूम एटलीस्ट 2 to 5 एप्पल पर डे इफ यू वांट टू लूज वेट। बट यस, एप्पल इज अगेन वेरी गुड फॉर द हार्ट, वेरी गुड, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। इस मौसम की बात करें तो इस मौसम में आपका अमरूद, गुआवा जो है वो काफ़ी अच्छा है। अनार आप खा सकते हैं, वो भी हेल्प करता है। पियर्स जो है आपका, नाशपाती बोलते हैं, बब्बू कोश बोलते हैं, ये सब आपके अच्छे फल हैं जो आप खा सकते हो। क्या फल है जो नहीं खानी चाहिए? अभी मैंने बताया आपको, चीकू है, पिंड खजूर है। पिंड खजूर डेट्स जो होता है इज़ 103, तो इट इज़ हार्मफुल। मैंगो इज़ हार्मफुल, तो ये आपको अवॉइड करना चाहिए। जो इमीडिएटली हमें पता है कि शुगरी हैं, सीताफल है, कस्टर्ड एप्पल जो हम बोलते हैं, वो आपका अवॉइड करना चाहिए। तो डॉक्टर, जो डायबिटिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव शुगर, रिप्लेसमेंट शुगर को जी। लेते हैं, जैसे कि स्टीविया। हम्म। उसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, नेचुरल शुगर में आपका, मैंने बताया, ज़्यादा शुगर इतना भी हार्मफुल नहीं है, तो थोड़ा बहुत आप ले सकते हो। स्टीविया इज़ अगेन गुड, लेकिन जो मार्केट में शुगर फ्री मिलता है, एस्पार्टम मिलता है, वो आपकी बॉडी को हार्म करता है। इट कैन एक्चुअली प्रेसिपिटेट डायबिटीज़ इन मेनी पेशेंट्स, तो वो आपको नहीं लेना चाहिए। तो डायबिटीज़ के लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप बोलोगे कि बहुत केयरफुल होना है अगर आपको डायबिटीज़ है तो? देखिए, डायबिटीज़ अपने आप में एक हार्मफुल बीमारी नहीं है अगर वो कंट्रोल में है तो। लेकिन डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा लीथल हैं। उसका जो माइक्रोवास्कुलरपैथी है और मैक्रोवास्कुलर जो चेंजेस हैं वो आपकी बॉडी को परेशान करते हैं। लाइक आपका किडनी डिसफंक्शन है, लिवर डिसफंक्शन है, हार्ट अटैक है, आपका रेटिनोपैथी, आँखों में रोशनी का धीरे-धीरे कम हो जाना इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। एज़ ए स्किन में भी काफ़ी सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। फंगल इन्फेक्शन इज़ वेरी, वेरी कॉमन इन डायबिटीज़। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं एडवाइस देता हूँ कि अपना HbA1c शुड यू कीप अराउंड 6, और अगर ओल्ड एज है तो आपको 7 के आसपास या उसके नीचे रखना बहुत ज़रूरी है। क्या डायबिटीज़ कंप्लीटली रिवर्स हो सकती है विद जस्ट लाइफस्टाइल चेंजेस? यस, इट इज़ पॉसिबल। अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा है या फिर डायबिटीज़ रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, देखो, रिवर्सल एक गलत टर्म है जो यूज़ होता है।
आप कंट्रोल बोल सकते हो, लेकिन हाँ, 10 में से 5 लोग विदाउट मेडिसिन रह सकते हैं अगर वो अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करें, अपना फिज़िकल एक्टिविटी को ऑप्टिमाइज़ करें और अपने माइंडसेट पे काम करें, क्योंकि स्ट्रेस इज़ अगेन अ वेरी बिग फैक्टर जो कि शुगर को बढ़ाता है और डायबिटीज़ को प्रेसिपिटेट करता है। और ऐसी क्या 3 चीज़ें हैं जो आप चाहते हो कि हर डायबिटिक पेशेंट को पता हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, शुगर पता होना बहुत ज़रूरी है। लोग टेस्ट नहीं करवाते हैं, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका HbA1c कितना है, आपका फास्टिंग शुगर कितना है, आपका खाना खाने के बाद कितना आ रहा है। दूसरा, उनको ये पता होना चाहिए कि शुगर लो के सिम्पटम क्या होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हार्म करता है, हाइपोग्लाइसीमिया। तो अगर आपको अचानक से घबराहट हो रही है, कँपकँपी हो रही है, बेचैनी हो रही है, पसीना आ रहा है, काफ़ी लोग बेहोश होके हमारे पास इमरजेंसी में पहुँचते हैं। तो वहाँ पे जो खासकर वो लोग जो इंसुलिन पे हैं, उन्हें तो डॉक्टर की कंसल्ट में हर महीने मिलना ही चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है इंसुलिन का ऑप्टिमाइज़ेशन सीखना। कौन से खाने से कितना बढ़ रहा है ये जानना। इसलिए आजकल जो नया कंसेप्ट CGM का आया है, कंटीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। CGM मैं एडवाइस करता हूँ लोगों को कुछ टाइम के लिए, ताकि वो समझ पाएँ कि उनकी बॉडी में कौन-सा खाना उन्हें सूट कर रहा है। क्योंकि दे कैन इमीडिएटली सी विद द टेस्ट कि इस खाने से इतना शुगर बढ़ रहा है, इस खाने से इतना शुगर बढ़ रहा है। क्योंकि वो भी हर एक चीज़ पेशेंट का कस्टमाइज़्ड है। अब हम चलते हैं ओबेसिटी की तरफ। हमें पता है कि ओबेसिटी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है टू डेवलप डायबिटीज़। तो आजकल बिकॉज ऑफ इनएक्टिविटी और इतना ज़्यादा फ़ोन स्क्रॉलिंग करना, सब डेस्क जॉब ही कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ओबेसिटी भी बढ़ गई है। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं अगर ओबेसिटी है? तो पहले हम डिफाइन करेंगे क्या है ओबेसिटी। देखिए, ओबेसिटी ये सबसे बड़ा वर्ल्ड का इस समय पैंडेमिक है। ऑलमोस्ट 30% ऑफ पॉपुलेशन रिसेंटली इन द मेट्रो आज बिकमिंग इन द ओबीज कैटेगरी नाउ। वो आपके BMI पे डिपेंड करता है, बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपका BMI एशियन जनरेशन के हिसाब से मोर देन 23 है तो आप ओवरवेट हैं। 27 के ऊपर है BMI तो आपका ओबेसिटी ग्रेड 1 है। 32 के ऊपर आपका ग्रेड 2 है। 30.5 के ऊपर आपका ग्रेड 3 कहलाता है। एंड 40 के ऊपर वो मॉर्बिडली ओबीज की कैटेगरी में चला जाता है। वो आप आसानी से अपना हाइट और वेट देख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हर जगह अवेलेबल है। तो वेट अपने आप में बहुत सारी बीमारियां बॉडी में क्रिएट करता है, क्योंकि आपका वो लिथार्जी का मार्कर है। आपकी बॉडी में नेगेटिव केमिकल्स घूम रहे हैं, इन्फ्लेमेशन आपका बढ़ेगा। डायबिटीज़ की हम बात करें, 75% पेशेंट जो डायबिटीज़ के होते हैं वो ओबीज होते हैं। इन इंडिया हालांकि लीन डायबिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ओबेसिटी एक अच्छी बात है कि जो भी ओबीज हैं और डायबिटिक हैं, उनका शुगर रिवर्स करना बहुत आसान है। अगर आप वहाँ पे सिर्फ वेट लॉस कर लो तो आपका डायबिटीज़ आसानी से कंट्रोल में आ जाता है। ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है और बहुत आसानी से भी हो जाता है। नाउ रिगार्डिंग वेट लॉस, जो कि आजकल एक बहुत बड़ा कैटेगरी है। वेट लॉस करना मैं कहूँगा कि मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। क्योंकि जैसा कि हम देखने को मिलता है कि हर चीज़ हम बोलते हैं देखने में आती है कि ये भी वेट लॉस करती है, ये भी वेट लॉस करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगेन आपकी प्रकृति, आपके नेचर पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है वेट लूज़ करने की, जो वाता होता है। कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है कि उनका वेट स्टेबल रहता है, जो पित्ता कैटेगरी होती है। कुछ लोगों का टेंडेंसी होता है कि वो कुछ भी कर लें, उनका वेट गेन ही होता रहता है। पानी भी पिएँगे तो भी वेट गेन होता है, तो वो कफ़ा डोमिनेंट पर्सनैलिटी में आता है। तो अगर आपका कफ़ा प्रकृति है, तो वहाँ पे वेट लॉस करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपका कफ़ा यानी आपकी बॉडी में सॉलिड कंपोनेंट ज़्यादा है, तो वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी का रोल ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पे मैं कहूँगा 50% इज़ डाइट एंड 50% इज़ एक्सरसाइज। अगर वो फिजिकली आप एक्टिव आपने खुद को नहीं किया, तो फिर आपकी बॉडी में फिर उसके इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपका बॉडी टाइप पित्ता है और वहाँ पे आपका वेट बढ़ रहा है, तो वहाँ पे आपको डाइट पे ज़्यादा फोकस करना है। और अगर आपका वात है, तो ओनली डाइट से भी आप आराम से वेट लॉस कर सकते हो। वात वालों लोगों में वेट गेन होता है स्ट्रेस की वजह से। यहाँ पे ओबेसिटी में हार्मोन इम्बैलेंस भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। खासकर फीमेल में हम बात करें तो एस्ट्रोजन डोमिनेंस अगर हुआ, प्रोजेस्टेरोन डोमिनेंस हुआ या फिर आपका कॉर्टिसोल डोमिनेंस हुआ, हर केस में फीमेल्स का वेट गेन होता है। तो वहाँ पे वेट लॉस करना एज़ कम्पेयर टू मेल्स और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे उनकी हार्मोन्स की प्रोफाइल को रीड करना, एनालिसिस करना और उसके अकॉर्डिंगली उनको डाइट एडवाइस करना, हार्मोन्स को ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, कोई भी डाइट का सजेशन देने से पहले। अच्छा, हम कभी-कभी ओबेसिटी को ऐसे देखते हैं कि वो विल पावर नहीं है उनके पास, वो जी। कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से ओबेसिटी है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हॉर्मोन्स का भी बहुत बड़ा रोल है। एग्ज़ैक्टली, तो हाँ। थोड़ा-सा इंसुलिन और लेप्टिन के बारे में आप बताएँ? जी। देखिए, हमारी बॉडी में ये जो हार्मोन है इंसुलिन और लेप्टिन, ये आपका सैटिस्फाइड हार्मोन है। आपका इंसुलिन आपका एनाबॉलिक हार्मोन, इंसुलिन सिर्फ आपका शुगर कंट्रोल का हार्मोन नहीं है। ये आपकी बॉडी में फैट को डिपॉजिट करता है। तो
आजकल जो डायबिटीज़ की कैटेगरी हम जो ज़्यादा देखते हैं वो है टाइप 2 डायबिटीज़। वहाँ पे इंसुलिन की बॉडी में कमी नहीं होती है, ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा होने से फिर ज़्यादा फैट बनेगा, तो वो आपको दिक्कत देता है। तो वहाँ पे आपको इंसुलिन को बैलेंस करना ज़रूरी है, कम करना ज़रूरी है। उसके लिए कंज़्यूम होना ज़रूरी है, उसके लिए रजिस्टेंस का किल होना ज़रूरी है और उसके लिए फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है। तो जितना आप फिज़िकली एक्टिव होंगे, उतना ही मसल्स में इंसुलिन को एब्ज़ॉर्ब करने का या शुगर को एब्ज़ॉर्ब करने का डिमांड क्रिएट होगा। प्रॉब्लम जो इस समय सबसे बड़ा वर्ल्ड का है, इंडिया का है, वो है हमारा खाना। हमारा खाना सिग्निफिकेंटली चेंज हो चुका है। वी डू आउटिंग, वी टेक आउटसाइड फूड एटलीस्ट 3 टू 4 टाइम्स ए वीक। ये शायद ही मैं कम बोल रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो जो भी हम इमीडिएटली जो आपका रैपिड फूड हम मंगा रहे हैं, वो आपकी बॉडी को दिक्कत देता है। गलत टाइम पे हम खाना मंगा रहे हैं, गलत टाइम पे हम खाना खा रहे हैं, वो आपको दिक्कत देता है। हमें आइडिया ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि फूड एक हमारा एस्केप बन गया है। एवरीबडी इज लिविंग ए वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ। हमें लगता है कि यार ज़िंदगी में सब कुछ परेशानी है, कुछ सही नहीं चल रहा। एक फूड ही है जो हमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन देता है। हमें लगता है कि इससे कुछ कुछ तो ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है, लेकिन वो कुछ के चक्कर में धीरे-धीरे ज़िंदगी में सब कुछ खराब होने लगता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बिल्डअप करता है, फैट बिल्डअप करता है और ज़्यादा लेथार्जी और इस ये जो लूप है विशियस साइकिल वाला, इसको प्रिवेल करता है। लेप्टिन का क्या रोल है ओबेसिटी में? जी, देखिए लेप्टिन आपकी बॉडी में सटाइटी लेके आता है, आपका हार्मोन जो ब्रेन से रिलीज़ होता है। तो वहाँ पे आप उसको देखना होता है कि आपका लेप्टिन की एडिक्वेट क्वांटिटी आपकी बॉडी में है या नहीं है। तो वो भी डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा अभी देखने को मिलता है। जिन लोगों में लेप्टिन का इम्बैलेंस दिखेगा, वहाँ पे भी आपको ये जेनेटिकली थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे आपको वेट गेन या वेट लॉस की टेंडेंसी देखने को मिलती है। क्या सिर्फ कैलोरी डेफिसिट करके वेट लॉस हो सकती है? ये बहुत ही सिंपल और मैं से कहूँगा कि बहुत ही वेग तरीका है कैलोरी डेफिशिट को अप्लाई करके वेट लॉस करने का। यस, कैलोरी डेफिशिट से वेट लॉस हो सकता है, लेकिन कैलोरी भी जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो किस टाइप की है, वो काफ़ी मैटर करता है। कि वो जैसा कि मैंने बताया आपको, हर खाने का एक नेचर होता है कि वो आपकी बॉडी के अंदर जाके उसका जो नेचर है वो आपका वेट गेन करेगा या वेट लॉस करेगा या बेल्ट को बैलेंस रखेगा। तो अगर आप कैलोरी डेफिशिट के साथ में उस कंसेप्ट को भी अप्लाई करते हैं, तो आपको ज़्यादा फास्टर रिस्पॉन्स वेट लॉस में देखने को मिलता है। ये जानना कि आपका ये जो खाना है, जैसे कुछ मैं एग्जांपल देता हूँ, मिल्क है, व्हीट है, बनाना है, पीनट है। ये 4 चीज़ें का काम है बॉडी में वेट गेन करवाना, फैट को बढ़ाना। तो अगर आप कैलोरी डेफिशिट डाइट में मिल्क ले रहे हैं या पनीर ले रहे हैं, तो वो आपका वेट लॉस एडिक्वेट नहीं होगा। या फिर आप पीनट खा रहे हैं एज ए सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन और फैट, तो भी आपका वेट लॉस नहीं होगा, क्योंकि उनका नेचुरल एक्शन इज टू गेन वेट इन द बॉडी। तो क्या नट्स सोक करके खानी चाहिए? उसमें क्या है साइंस? या नट्स सोक के खाने से बेसिकली आपके उसमें जो कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके ख़त्म हो जाते हैं और दूसरा उसको पचाना आसान हो जाता है। मेनली तो क्या होता है कि जो आपके नट्स हैं वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट। तो आप उसको सोक करते हो तो दे इट्स बिकम ईजी टू डाइजेस्ट। दैट्स द ओनली वे टू डू इट। अदरवाइज अगर आपका बहुत ज़्यादा हैवी है तो एसिड रिलीज ज़्यादा होगा, आपकी गट की लाइनिंग खराब हो सकती है। यू कैन डेवलप लीकी गट, यू कैन डेवलप एलर्जिक रैश और that we see commonly with the nuts. That's the reason. तो ओबेसिटी की बात हो और मोंजारो और ओजेम्पिक डिस्कस ना करें, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप बताना कि आप अपने पेशेंट्स को कब ये ड्रग्स में रखते हो, क्या प्रोफाइल चेक करने के बाद, और इससे कितनों को इम्प्रूवमेंट होती है और क्या साइड इफ़ेक्ट है इसका प्रोफाइल? देखिए, आई वुड से कि ओजेम्पिक या मोंजारो या जो भी GLP-1 एनालॉग या GLP-1 प्लस GLP-4 का कॉम्बिनेशन है मोंजारो, ये जो मार्केट में आए हैं, दे आर बून फॉर पेशेंट हु आर मॉर्बिडली ओबीस, जिनका वेट 100 के ऊपर है, जो सारी कोशिशें जिनकी नाकाम हो चुकी हैं, जिनका वेट 150 है, जो कि उसके कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे हैं, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया हो रहा है, हार्ट डिजीज डेवलप हो रहा है, वो बिस्तर पे ही बेड बाउंड हो गए हैं, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे यूज़ करना इज़ ऑलवेज गुड। लेकिन अभी यूज़ से ज़्यादा अब्यूज़ हो रहा है इस मॉलिक्यूल का। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आपका वेट 100 के नीचे है, तो इनको यूज़ करने का कोई ख़ास एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका वेट 100 के ऊपर है, तो डेफ़िनेटली इसको आपको यूज़ करना चाहिए। बट अगर आपका डायबिटीज़ भी है साथ में तो, या फिर अंडर डॉक्टर गाइडेंस, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका रिस्पॉन्स इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। ये आपके सिर्फ वेट लॉस के कैंडिडेट नहीं हैं। ओवर द पीरियड हमने पाया कि इनसे वेट लॉस हुआ है,
तो ये इसका एक अलग से यूज़ निकल के आया। अदरवाइज ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये डायबिटीज़ के लिए लॉन्च हुए थे एज ए GLP-1 एनालॉग। जो उसका जो काम है वो ये काम है कि आपकी को जल्दी से आपका पेट भर जाए, आपको भूख का सेंसेशन कम फील हो और आप खाना कम खाएं। तो अगर आपको भूख कम लगेगी, खाना कम खाएंगे, तो आपको एक उससे एक नौजिया का सेंसेशन भी क्रिएट होता है कि आपको उल्टी का मन कर रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है। तो ये जो सटल बाउंड्री है, आपका खाने का मन नहीं कर रहा तो आपको हेल्प करेगा, लेकिन आपका उल्टी का मन कर रहा है तो ये पैथोलॉजिकल हो गया। तो वो वहाँ तक आपको नहीं जाने देना है। तो वो एक साइड इफेक्ट देखने को मिलता है ओज़ेम्पिक और मोंजारो का। अगर हम दोनों मॉलिक्यूल को कंपेयर करें तो मोंजारो का वेट लॉस इफेक्ट इज बेटर एज कंपेयर टू ओज़ेम्पिक, एंड ओज़ेम्पिक का डायबिटीज कंट्रोल इफेक्ट इज बेटर एज कंपेयर टू मोंजारो। तो ये इफेक्ट, ये हल्का सा सटल डिफरेंशिएशन है, लेकिन हाँ, मैंने काफ़ी पेशेंट्स पे यूज़ किया है इसको एंड उसके रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं। बट उसका कैंडिडेट का सिलेक्शन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या चीज़ें आप देखते हो? एज आई सेड कि आपकी बॉडी में सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, जहाँ पे आपका लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन आ गई है, आपका पेशेंट बेड बाउंड हो गया है, उसका वेट 100, 150, 200 तक जा रहा है, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो रहा है जिसकी वजह से फर्दर लिवर डिटॉक्स इन्फ्लेमेशन आपका नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे डायबिटीज़ अनकंट्रोल है। इंसुलिन क्योंकि वेट गेन करता है, ये प्रॉब्लम है। इंसुलिन पेशेंट ऑलरेडी हाई डोज मैक्सिमम डोज ले रहा है, 100 यूनिट तक जा रहा है। तो वहाँ पे तो आपको इंसुलिन बंद करके मोंजारो पे या ओज़ेम्पिक पे डालना इज़ द बोन फॉर द पेशेंट, क्योंकि ओज़ेम्पिक वेट लॉस करेगा और इंसुलिन वेट गेन करता है। तो जिनका वेट ज़्यादा है, ये भी लोगों का बहुत बड़ा एक मिथ है, जिनका वेट ज़्यादा है उनके लिए इंसुलिन ज़्यादा हार्मफुल है। अब वहाँ पे इंसुलिन की कमी नहीं है, आप इंसुलिन दोगे तो और वेट गेन होगा, वेट गेन होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो डायबिटीज़ बढ़ेगा, डायबिटीज़ बढ़ेगा तो इंसुलिन की डिमांड बढ़ेगी। तो पेशेंट इसी लूप में फंस जाता है, तो वो कभी से निकल नहीं पाता है। तो जहाँ वेट ज़्यादा है वहाँ इंसुलिन यूज़ कम से कम करना है या नहीं करना है। वहाँ पे आपको इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, और भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये हम ओज़ेम्पिक की क्या बात करें, और भी हैं, मतलब बाकी मेडिसिन्स भी हैं जो कि वेट लॉस को प्रमोट करती हैं। मेटफॉर्मिन है, बर्बेरिन है, आपका तुलसी है, आपका ये जो आजकल जो नया मॉलिक्यूल SGLT2 इनहिबिटर्स आए हैं, डेपाग्लाइफोजिन है, एम्पाग्लाइफोजिन है, सीताग्लिप्टिन्स हैं, ये सब आपका वेट लॉस को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन ये वो कैटेगरी है जो डायबिटीज विद ओबीस है। ओनली ओबेसिटी के लिए यूज़ करना इज़ वेरी वेरी रिस्की एंड इट शुड बी अंडर गाइडेंस। कितने टाइम के लिए देते हो अगर आप दे रहे हो तो ओबेसिटी के लिए? या तो इट्स ए लॉन्ग रन प्रोसेस, एटलीस्ट 6 मंथ टू 1 ईयर देना है, तब जाके उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उसका इनिशियली वेट लॉसिंग इफेक्ट आपको ज़्यादा मिलता है जैसे जब पेशेंट स्टार्ट करता है, लेकिन फिर एक प्लेट्यू फेज आता है, पेशेंट स्टक हो जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे वेट लॉस होता है। आपकी प्रैक्टिस में, आपकी तजुर्बे में इसका साइड इफेक्ट प्रोफाइल कैसा है? साइड इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट बेसिकली मेनली जो बताया गैस्ट्रिक देखने को मिलते हैं, उल्टी का मन करना, कुछ लोगों में किसी भी मॉलिक्यूल से किसी भी पेशेंट को रिएक्शन हो सकता है। वो यूजुअली 1 इन लैक्स और 1 इन मिलियन होता है। तो उसके हम अगर बात ना करें तो नॉर्मली जो साइड इफेक्ट हैं वो ज़्यादा सीवियर सिग्निफिकेंट नहीं है। तो मतलब सेफ ड्रग है, अगर आपको ज़रूरत है तो लेनी चाहिए? वी कैन नॉट से श्योरली नाउ, क्योंकि ये रिसेंटली लॉन्च्ड मॉलिक्यूल हैं, तो जब तक मार्केट में किसी प्रोडक्ट को आए 2 से 5 साल नहीं हो जाते, तो फेज़ 4 में वो ड्रग रहता है ट्रायल में, तो उसके बाद ही हम उसकी सेफ्टी पे, एफिकेसी पे ज़्यादा हम कमेंट कर सकते हैं। इंडियन मेन की बॉडी टाइप में सबसे ज़्यादा दिखने वाला ये है कि TOFI जो बोलते हैं, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड, जो स्किनी फैट भी बोलते हैं, जो हर जगह से पतले होते हैं लेकिन पेट बहुत बाहर निकला हुआ होता है। तो वो बेली फैट लूज़ करने का बेस्ट तरीका क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो इंडियन जो टाइप है ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट टाइप है, क्योंकि यहाँ पे विसरल फैट की मात्रा ज़्यादा। विसरल फैट ही कोर रीज़न है आपके फैटी लिवर का और इंसुलिन रेजिस्टेंस का, एंड उसको एक्टिवेट करना, मोबिलाइज करना, न्यूट्रलाइज करना भी उतना ही मुश्किल है। तो विसरल फैट के लिए आपको स्पेसिफिकली टमी की एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। प्लैंक है, कपालभाति है, फिजिकल एक्टिविटी है, एप्पल साइडर विनेगर कुछ लोगों में हेल्प करता है। लेकिन जब हम वेट लॉस करें तो ये मेक श्योर करें कि हमारा टमी फैट भी उतना ही जा रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल सीक्वेंस जो जब वेट लॉस का होता है, पेशेंट का आर्म्स पेरीफेरी से वेट लॉस जल्दी से हो जाता है, लेकिन एब्डोमेन का फैट रह जाता है या नहीं जाता है। तो फिर आपको उसके लिए स्पेसिफिकली फोकस करना पड़ेगा। यू हैव टू डू वर्कआउट डिजाइंड एक्सरसाइजेस टारगेटेड टू विसरल फैट, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा टॉक्सिन देता है, तो वो आपको कम करना
सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। सेफ वेट लॉस क्या है? पर मंथ कितना वेट लॉस करना चाहिए ताकि उससे हार्मोनल इम्बैलेंस और बाकी चीज़ें ना हो? बिल्कुल, जो सेफ वेट लॉस का सिंपल क्राइटेरिया है, इफ यू आर लूजिंग 1 केजी पर वीक, दैट्स सफिशिएंट। अप टू 4 टू 7 केजी इन ए मंथ यू कैन लूज। और चीट मील्स क्या आप रेकमेंड करते हो कि हफ्ते में एक बार कुछ ऐसे मन करे तो खा ले, या जितना? डेफिनेटली मैम, एवरीबॉडी इज ह्यूमन, हर किसी का मन करता है तो चीट मील लेना चाहिए। लेकिन मैंने बताया उसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपका कभी भी चीट करने का मन करे, हैव ए गुड ब्रेकफास्ट वॉट एवर यू लाइक, और हैव ए गुड लंच, बट अवॉइड चीट मील इन द नाइट, क्योंकि फिर वो आपकी बॉडी को भी उससे चीटिंग मिलेगी। ओके डॉक्टर, आप थोड़े से रैपिड फायर क्वेश्चंस। कितना ऑफन हेल्थ चेकअप करना चाहिए? 1 ईयर। वेरेबल हेल्थ ट्रैकर्स जो आते हैं आजकल, वो क्या इफेक्टिव है, एक्यूरेट है कि नहीं? गुड अप टू सर्टेन एक्सटेंट, अगर आप उसको लेके ऑब्सेशन नहीं हो तो। वन सप्लीमेंट जो आप हर किसी को रेकमेंड करोगे? विटामिन डी एंड मैग्नीशियम। एक ओवररेटेड डाइट ट्रेंड? प्रोटीन। एक अंडररेटेड लाइफस्टाइल हैबिट? स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक वी हैव मिस्ड डिस्कसिंग अबाउट इट, बट यस, आपका एक गुड क्वालिटी स्लीप आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में, क्योंकि आपका 1/3 ऑफ लाइफ स्लीप में जाता है, तो उसका टाइमिंग एंड कंटेंट एंड क्वालिटी शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। वन थिंग दैट ऑल इंडियंस शुड स्टॉप ईटिंग? ब्रेड। वन हैबिट दैट कैन रिवर्स मेटाबॉलिक सिंड्रोम? फिजिकल एक्टिविटी। अब लास्ट में आप बताना कि 3 चीजें जो आप चाहते हो हर किसी को पता हो। जो बेसिक नॉलेज डाइट का है हमारा, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू, हमें नहीं पता है, वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। आपका नेचर, आपकी प्रकृति क्या है, वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। एंड आपके ब्लड टेस्ट के पैरामीटर्स, लीवर के, किडनी के, शुगर के, वो आपको पता होने चाहिए। तीसरा आपका बेसिकली अमाउंट ऑफ एक्टिविटी यू शुड डू, वो अब हमें नहीं पता होता कि हमें किस लेवल पे एक्टिविटी हमें करनी चाहिए फिजिकली। हमें लगता है कि वॉकिंग इज़, ये भी एक ओवर रेटेड है, वॉकिंग इज़ सफिशिएंट, लेकिन वॉकिंग इज़ नॉट सफिशिएंट। वॉकिंग के बियॉन्ड जाके फिजिकली एक्टिव होना, योगा करना, जिम करना, वर्कआउट करना, दैट्स वेरी वेरी मच मच बेटर देन वॉकिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इट वॉज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट। बहुत कुछ सीखने को मिला और आई एम श्योर व्यूअर्स विल ऑल्सो रियली एंजॉय इट। थैंक यू सो मच। मैं आशा करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा और इससे कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ऐसे पॉडकास्ट, हेल्थ रिलेटेड कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमें हमारा इंस्टाग्राम हैंडल डिकोडिंग हेल्थ में फॉलो करें, और मेरा जो पर्सनल अकाउंट है डॉक्टर आंचल MD, जहाँ पे मैं स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ, वहाँ पर भी ज़रूर फॉलो करें। ये पॉडकास्ट देखने के लिए शुक्रिया।